हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आप लोग बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे, मेरे हर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर रहे थे कि जनवरी 2025 का हमारा मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो कब आएगा। तो याद रखिएगा, वो लेक्चर मैं आज आपके लिए लेके आ गया हूं। इस लेक्चर को एंड तक देखना, आपका पूरा जनवरी मंथ हमने एक सिंगल लेक्चर में कवर कर रखा है। ओके, स्टार्ट करने से पहले मैंने आपकी विश पूरी की है, तो एटलीस्ट आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस जनवरी मंथ में क्या क्या चीजें एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी एक बुकलेट के बारे में बताना चाहता हूं, दैट इज 7 मंथ करंट अफेयर्स। अब आप देख सकते हैं जनवरी मंथ हमारा कंप्लीट हो गया है, तो जुलाई 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक की कंप्लीट एक बुकलेट मैंने बना रखी है, जो 110 पेजेस की है, 15 पॉइंट्स में डिवाइडेड है टॉपिक वाइज। जैसे कि इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, स्पोर्ट्स है, सारी चीजें यहां पर आप देखेंगे 110 पेजेस में अवेलेबल है। आप सोचोगे मिलेगी कैसे? आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है ना, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसको कैसे बाय कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस। याद रखिएगा, आप जब ऐप डाउनलोड करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आपको ये कोर्स दिखाई देगा करंट अफेयर्स का मेरे एप्लीकेशन में। इसको आप बाय कर लेना, यहां पर आपको नोट्स भी मिलेंगे, प्लस आपको क्लासेस भी मिलेंगी, और महाकुंभ चल रहा है तो 40% ऑफ भी मिलेगा। तो सारे बेनिफिट्स आपको यहां पर मिल जाएंगे इस कोर्स में। तो इस कोर्स को आप तुरंत जाकर बाय करिए। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, और याद है कि जिनको सिर्फ पीडीएफ चाहिए वो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जो भी चार्जेस होंगे वो मैं आपको यहां पर बता दूंगा। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जनवरी 2025 में क्या क्या चीजें हमको एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़नी है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेशनल अपॉइंटमेंट से, मतलब जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं उनको मैं डिस्कस करता हूं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आती है अपॉइंटमेंट इसरो के न्यू चेयरमैन। याद रखना, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कौन अपॉइंट हुए हैं, तो करेक्ट आंसर डॉक्टर वी नारायणन। याद रखिएगा, वी नारायणन बने हैं, उन्होंने एस सोमनाथ को रिप्लेस किया है। एस सोमनाथ ऑप्शन में आपको जरूर देंगे, जिसमें जिन्होंने नहीं पढ़ा हो वो एस सोमनाथ मार्क कर दे, बट करेक्ट आंसर होगा वी नारायणन। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बीसीसीआई दैट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, आपने सुना होगा। बीसीसीआई के नए सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं। पहले हम सेक्रेटरी जयशाह को सुनते थे, बट जयशाह आपको पता होगा भी एट प्रेजेंट जो है वो आईसीसी के चेयरमैन हैं। तो अब जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं वो हैं ये, इनका नाम है देवजीत सायका। याद रखिएगा, और जो प्रभतेज सिंह भाटिया है, इनको ट्रेजरर अपॉइंट किया गया बीसीसीआई का। तो दोनों ही अनअपोज्ड जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं, तो आपको दोनों का नाम आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए। डायरेक्टली पूछाएगा कौन अपॉइंट हुए एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट, यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज बहादुर सिंह सागो। तो बहादुर सिंह सागो जो है ये बने हैं एएफआई के नए प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट आते हैं सीआरपीएफ, आपने सुना होगा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, उसके नए डीजी अपॉइंट हुए। इनका नाम है जीपी सिंह, पूरा नाम है याद रखिएगा गणेंद्र प्रताप सिंह, असम के डीजीपी रह चुके हैं। ओके, और अभी ये डीजी अपॉइंट हुए हैं सीआरपीएफ के। तो सीआरपीएफ के जो डीजी हैं उनका नाम है जीपी सिंह, अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, 2027 तक यही डीजीपी रहेंगे, सॉरी डीजी रहेंगे सीआरपीएफ के। ओके, तो एग्जाम में आपके जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन देंगे यही आंसर आपको मार्क करना होगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, शॉर्ट फॉर्म कहते हैं डीजीसीए। डीजीसीए के नए डीजी अपॉइंट हुए, डायरेक्टर जनरल। ये एक आईएएस ऑफिसर है 1996 बैच के, इनका नाम है फैज अहमद किडवई। तो किडवई की जी के नाम से याद रखना है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के डीजी अपॉइंट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट है चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुए एफसीआई के, दैट इज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आपने सुना होगा एफसीआई के बारे में। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन हैं, इनका नाम है आशुतोष अग्निहोत्री। तो अग्निहोत्री जी जो हैं वो याद रखना एफसीआई के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट आता है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट है बीसीएएस, ये पूछा सकता है, थोड़ा डिफिकल्ट एग्जाम हुआ ना तो पूछ लेंगे आपसे कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी जो है उसके डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं। देखिए अपॉइंटमेंट्स पे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, ठीक है, इसमें इधर उधर की चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछाएगा करंट अफेयर्स में कौन अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, वरना मैं आपको अगर इन सब के बारे में भी डिटेल्स बताने लगूँ ना तो आपको बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा सिर्फ एक मंथ की करंट अफेयर्स कवर करने में। ओके, और एग्जाम में वो आएगा नहीं, एग्जाम में जो आए सिर्फ आप वही पढ़िए। ओके, तो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी सीधा पूछेंगे इसके डीजी कौन अपॉइंट हुए, तो राजेश निर्वाण जो कि एक आईपीएस ऑफिसर है ये अपॉइंट हुए। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब कुछ चीफ जस्टिस देख लेते हैं, जैसे कि तेलंगाना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है जस्टिस सियोल पॉल। याद रखिएगा,
सुजॉय पॉल, याद रखिए जस्टिस सुजॉय पॉल जो है वो तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू ने इनको अपॉइंट किया है, देश की जो प्रेसिडेंट है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए तेलंगाना के गवर्नर का नाम क्या है, हु इज द गवर्नर ऑफ तेलंगाना, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। एक्चुअली ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो हमारे इसरो के अभी नारायण जी चेयरमैन बने हैं वो पहले लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के डायरेक्टर थे। ओके, अब उनको इसरो का चेयरमैन बना दिया गया है, तो ये जो जगह है वो खाली हो गई थी, तो इसकी जगह एम मोहन जो है वो बन गए हैं डायरेक्टर ऑफ लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, जो कि तिरुवनंतपुरम केरल में लोकेटेड है। ओके, इसलिए एम मोहन थोड़े से एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट बॉम्बे हाई कोर्ट की मैं बात करता हूं। बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूज में क्योंकि रहते ही हैं। तो अभी नए अपॉइंट हुए, इनका नाम है जस्टिस आलोक आराधे। जस्टिस आलोक आराधे जो है चीफ जस्टिस बने बॉम्बे हाई कोर्ट के। ऐसे ही दिल्ली हाई कोर्ट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बॉम्बे और दिल्ली दोनों इंपॉर्टेंट है। तो देवेंद्र कुमार उपाध्याय जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। तो ये रिसेंट जनवरी में अपॉइंट हुए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ओके, अब हम नेशनल अपॉइंटमेंट्स कंप्लीट हो गई हैं, अब हम आते हैं अपनी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स में। तो इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स कौन कौन सी हुई हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी अभी हुई 28 जनवरी को। ओके, जिसकी वजह से न्यूज में आ गए हमारे 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, जिसका नाम आप सबने सुना होगा, दैट इज डोनाल्ड ट्रंप, जो कि रिपब्लिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। ओके, और इनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी 20 जनवरी 2025 को थी। और इस दिन हमारे इंडिया के साइड से जो प्रेजेंट थे इनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी में, वो थे इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी, याद रखना आपको, ठीक है। और यूएस के यानी कि वाइस प्रेसिडेंट भी अपॉइंट हुए, उनका नाम भी आपका रखना है जेडी वेंस, जो है वो यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट दोनों का नाम आपको याद रखना है। ओके, आगे लेबनान जो कंट्री है उसके नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए, इनका नाम है नवाब सलाम। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज लेबनान्स न्यू प्राइम मिनिस्टर, यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज नवाब सलाम। ओके, ऐसे ही आयरलैंड जो कंट्री है उसके नए पीएम अपॉइंट हुए, इनका नाम है माइकल मार्टिन। सो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आयरलैंड के न्यू पीएम कौन है, माइकल मार्टिन। ओके, नेक्स्ट घाना जो कंट्री, जो बता दूं आपको अफ्रीका में है, घाना ये आपको दिख रही होगी, इसके प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, इनका नाम है जॉन महामा। ओके, सो जॉन महामा जो है वो घाना के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट बेलारस, बेलारस कंट्री अगर आप देखेंगे यूरोप पे आपको दिख जाएगी बेलारस कंट्री, उसके नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, ये है उनकी इमेज, इनका नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ओके, तो यार के अलेक्जेंडर जो है वो बेलारस के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। ऐसे वेनेजुला के जो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, थर्ड टाइम भी अपॉइंट हुए हैं, और न्यूज में भी बहुत थे, दैट इज निकोलस मादुरो। ओके, सो निकोलस मादुरो जो है वो वेनेजुला के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्रोशिया, अगेन ये क्रोशिया आप यूरोप कॉन्टिनेंट देखेंगे, वहां पे आपको क्रोशिया कंट्री दिखेगी, उसके प्रेसिडेंट एक्चुअली री इलेक्ट हुए हैं, पहले भी यही थे, वापस री इलेक्ट हो गए, इनका नाम है जोरन मिलानोविक। तो ये आ सकता है क्योंकि री इलेक्ट हुए हैं, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, ऐसी लेबनान कंट्री है, लेबनान कंट्री आपने सुना होगा, जब भी आप इसराइल का मैप देखते होगे, ठीक है, तो आपको लेबनान जरूर दिखती होगी, ठीक है। तो लेबनान के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, नाम है जोसेफ ऑन। तो जाने के जोसेफ ऑन जो है वो लेबनान के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। ओके, तो ये थी सारी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स। अब हम आते हैं अपनी नेशनल न्यूज में कि नेशनल न्यूज में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले नेशनल न्यूज में आती है सोनमर्ग टनल, जिसका दूसरा नाम है जेड मोर टनल। ओके, तो जेड मोर टनल क्यों कह रहे हैं, पहली बात ये लोकेटेड कहां है, ये लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। और एग्जैक्ट बताऊं तो याद रखिएगा, जो गंदरबाल डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर, वहां पर ये लोकेटेड है। और ये दो इंपॉर्टेंट प्लेस गगनगीर और सोनमार्ग को याद रखिए, उसको कनेक्ट करती है, ठीक है, ये टनल। जेड मोर टनल इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये टनल नहीं थी उससे पहले वहां पर जेड शेप का रोड हुआ करती थी, जो ट्रैक करना बहुत, मतलब वहां से जाना बहुत डिफिकल्ट होता था। बट अब उस रोड को हटा के एक टनल बन गई है, इसलिए उसका नाम जेड मोर टनल या तो सोनमर्ग टनल है। और अभी 13 जनवरी 2025 को हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उसको इनॉग्रेट भी किया हुआ है, दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, अब आपका सोनमर्ग जाना बहुत आसान हो गया बिकॉज ऑफ दिस टनल। ओके, चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट आते हैं। इंडिया फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओवर द सी वॉज इनॉग्रेटेड इन कन्याकुमारी, ठीक है, याद रखना आपको, है ना, कन्याकुमारी तमिलनाडु में इसको इनॉग्रेट किया गया। यहां पर आप दो चीज देख रहे होंगे, यहां पर आपको एक स्टेच्यू दिख रही होगी, ये है तिरुवल्लुवर स्टेच्यू, जिसको आप स्टेच्यू ऑफ विजडम भी कह सकते हैं, सेंट तिरुवल्लुवर जी की स्टेच्यू है, जिसको आप स्टेच्यू ऑफ विजडम कह रहे हैं। और ये जो है आपके सामने याद रखिएगा विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, इसी को जो कनेक्ट कर रहा है ना, ये है इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज ओवर द सी के ऊपर जो ग्लास ब्रिज बनाया गया है। ओके, अभी जो तमिलनाडु के सीएम हैं एमके स्टालिन, उन्होंने रिसेंटली इसको इनॉग्रेट भी किया हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव।
ये महोत्सव क्या है, देखिए अभी इसको जो हरियाणा के सीएम है, ठीक है, याद रखिएगा, उन्होंने अभी रिसेंटली इसको इनॉग्रेट किया। 7 दिन का ये इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव है ना, जो कि स्टार्ट हुआ, जहां पे सेमिनार, कल्चरल इवेंट, सारस मेला, ये सब बहुत सी चीजें जो हैं इस सरस्वती महोत्सव में होगी। तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव कहाँ हो रहा है, तो यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज हरियाणा। ओके, तो सैनी जो हरियाणा के सीएम है, उन्होंने इस फंक्शन को, इस इंटरनेशनल महोत्सव को इनॉग्रेट भी किया है। ओके, नेक्स्ट है 28th कॉमनवेल्थ प्रेसिडेंट कॉन्फ्रेंस 2026। देखिए कॉन्फ्रेंस 2026 में होगी और खास बात है इसको होस्ट करेगा इंडिया। क्या देखिएगा, तो 28th कॉन्फ्रेंस ऑन ऑफ स्पीकर एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज, ये पूरा नाम आप कह सकते हैं, ये होने वाली है 2026 की, इंडिया में होगी। फोकस जो होगा वो होगा किस तरह एआई का इस्तेमाल, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप कर सकते हैं इन द फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, उसी को लेते हुए कॉन्फ्रेंस की जाएगी। ओके, नेक्स्ट है डिस्प्यूट रिलेटेड टू इंडस वाटर ट्रीटी। अभी इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में साइन हुई थी, ओके, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वो अभी न्यूज में है और आपको पता होगा उसको साइन कराने वाला जो एक्सटर्नल मेंबर था वो था वर्ल्ड बैंक। ओके, तो अभी ये न्यूज में है, अगेन इस पे डिस्प्यूट आ गया इंडस वाटर ट्रीटी पे, और 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो न्यूज में आ गए। एक था कृष्ण गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि बता दूं कृष्ण गंगा रिवर पर है और जो कि एक ट्रिब्यूटरी है झेलम रिवर की। ओके, और ये जम्मू एंड कश्मीर में, तो इस पे इशू आ गया। और दूसरा इशू आया रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर, जो कि याद रखिए जम्मू एंड कश्मीर में है चेनाब रिवर पर। तो देखिए ये दोनों न्यूज में आ गए। ठीक है, वैसे इंडस वाटर ट्रीटी पुराना टॉपिक है, बट याद रखिए दोनों प्रोजेक्ट न्यूज में थे, तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो किस रिवर पे बना हुआ है, तो यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज चेनाब। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया है, पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब। ओके, और इसको सेटअप कर रहा है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ओके, और कहां सेटअप किया जा रहा है, आंध्र प्रदेश में नियर विशाखापट्टनम, और प्राइम मिनिस्टर ने 8 जनवरी को इसको इनॉग्रेट भी किया, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, दैट इज इस्कॉन का टेंपल इनॉग्रेट किया पीएम मोदी ने मुंबई में, और ये जो टेंपल इनॉग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, ये एशिया का सेकंड लार्जेस्ट इस्कॉन टेंपल है, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, और ये टेंपल जो स्पिरिचुअलिटी और नॉलेज को यानी कि ब्लेंड करता है, तो दैट इज व्हाई दिस इस्कॉन टेंपल इज इंपॉर्टेंट। तो पूछ सकते हैं प्राइम मिनिस्टर ने सेकंड लार्जेस्ट एशिया का इस्कॉन टेंपल कहां इनॉग्रेट किया है, तो करेक्ट आंसर होगा दैट इज मुंबई। ओके, नेक्स्ट आते हैं इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेमीकंडक्टर। ये पूछा गया इंडिया का पहला प्राइवेट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो कहां बन रही है, वो बन रही है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कौन बना रहा है इसको, इंडीचिप सेमीकंडक्टर और जापान की यिताओ माइक्रो टेक्नोलॉजी मिलके, याद रखिए इंडिया का पहला प्राइवेट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आंध्र प्रदेश में सेटअप कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है, मैं बात करता हूं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, दैट इज आईएमडी। ओके, आईएमडी में बता दूं स्टैब्लिश हुआ था 15 जनवरी 1875 में, तो 2025 15 जनवरी को इसको कितने साल हो गए, 150 ईयर्स हो गए फॉर इट्स फाउंडेशन डे। तो इसका फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया, 150th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया। प्राइम मिनिस्टर ने एक मिशन लॉन्च किया, दैट इज मिशन मौसम। ओके, तो याद रखिएगा मिशन मौसम क्या है। यहाँ पर एक तरीके से मिशन मौसम का जो एजेंडा है वो है कि हम अपने जो, जैसे आज के डेट में हम बताते हैं ना कोई भी वेदर कैसा है, वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, तो उसमें कितना इनकरेक्ट रहता है, कभी हम वेदर फोरकास्ट बताते हैं बारिश होगी और बारिश नहीं होती है। तो यहाँ पर मिशन मौसम का एजेंडा ये है कि हम मेक इंडिया अ वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट नेशन। ठीक है, कि हमारे जो वेदर मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी और सिस्टम है उसको हम बेटर कर सकें, ये जो है वो मिशन मौसम का एजेंडा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है मिशन मौसम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए ये सेकेंड भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 हुआ, और ये हुआ है कहां पर, भारत मंडपम, दैट इज एट न्यू दिल्ली में। ठीक है, अभी जनवरी में हुआ, और देख सकते हैं इसको इनॉग्रेट देश के प्राइम मिनिस्टर ने किया, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज पीएम मोदी ने किया। इसकी थीम आप देखिए क्या है, ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे एक्सपो होने चाहिए, ग्लोबल एक्सपो, और जिसमें बड़ी पर्सनैलिटीज आनी चाहिए, जैसे पीएम ने इसको इनॉग्रेट किया है। इसकी थीम थी बियॉन्ड बाउंड्रीज, याद रखिएगा, को क्रिएटिंग फ्यूचर ऑटोमेटिव वैल्यू चेन, बट आपको बस इतना रखा बियॉन्ड बाउंड्रीज जो थी वो इसकी थीम थी। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है दैट इज नेशनल टर्मरिक बोर्ड। ओके, देखिए ये अभी जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी, उन्होंने नेशनल टर्मरिक बोर्ड जो है वो सेटअप किया है, और इसका हेडक्वार्टर जो होगा यार कि निजामाबाद तेलंगाना में बनाया जा रहा है। तो दैट इज व्हाई इट इज इन न्यूज। टर्मरिक मतलब होता है हल्दी, जिसको नहीं पता, टर्मरिक मतलब होता है हल्दी। ओके, और इसके फर्स्ट चेयरमैन नेशनल टर्मरिक बोर्ड के चूज कर लिए गए, नाम है पीजी रेड्डी। ओके, तो पीजी रेड्डी जो है वो नेशनल टर्मरिक बोर्ड के फर्स्ट चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। ओके,
नेक्स्ट है एट्थ पे कमीशन, अभी आपने सुना होगा, बहुत न्यूज में है। यूनियन कैबिनेट अप्रूव कर दिया एट्थ पे कमीशन, जो कि आपको पता होगा जो सैलरीज रिवाइज किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के, ओके। और जो पेंशनर्स दी जाती हैं, उनके अलाउंसेस जो मिलते हैं, अलाउंसेस ऑफ पेंशनर्स, उन सबको रिवाइज किया जाएगा इस एट्थ पे कमीशन में, ओके। और ये एट्थ पे कमीशन गवर्नमेंट जो सर्वेंट है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। और ये एक बड़ा मोटिवेशन भी हो सकता है कि आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करिए, क्योंकि अब एट्थ पे कमीशन से एक तरीके से सैलरी आपकी जस्ट डबल हो जाएगी, ओके। डबल के अराउंड हो जाएगी, याद रखना आपको, ठीक है। और ये लगने कब से वाला है, ये 1 जनवरी 2026 से इसका इंप्लीमेंटेशन होना है, ओके। और अभी अश्विनी वैष्णव जो है उन्होंने डिक्लेयर भी किया, जो मिनिस्टर हैं, कि हम जल्दी ही इसके जो चेयरमैन और मेंबर्स जो हैं वो अपॉइंट करने वाले हैं, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से एट्थ पे कमीशन लागू होने वाली है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन, ये किसने डेवलप किया? ये डेवलप किया इंडिया ने। इंडियाज हाइड्रोजन ट्रेन इंजन, जिसका हॉर्स पावर एक 1200 हॉर्स पावर का है, यानी कि हैज एन आउटपुट ऑफ 1200 हॉर्स पावर। और इंडिया का हाइड्रोजन ट्रेन इंजन वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल, याद रखिएगा, हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बन गया है ये। तो क्वेश्चन पूछाएगा किसने बनाया है वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन, तो ऑप्शन देंगे आपको चाइना, इंडिया। अब आप सोचेंगे यार ऐसी चीज तो चाइना ही करेगा, बट करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज इंडिया, ओके। चलिए अब हम आते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की न्यूज में, ओके। स्टेट गवर्नमेंट में क्या क्या चीजें इस बार इंपॉर्टेंट है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले उड़ीसा गवर्नमेंट की बात करते हैं। देखिए उड़ीसा ने बोला है कि जो इमरजेंसी लगी थी, आपको पता होगा जब इंदिरा गांधी रूल कर रही थी, नेशनल इमरजेंसी लगी थी अंडर आर्टिकल 352, ओके। तो वो जो इमरजेंसी लगी थी 1975 में, ठीक है, तो उस टाइम पर जिन लोगों को जेल हुई थी उनको 20,000 रुपीज मंथली पेंशन जो है वो सरकार देगी, जो लोग जेल गए थे ड्यूरिंग द इमरजेंसी टाइम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अब मेरे को मानना है ये सब स्कीम्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती एग्जाम पर्सपेक्टिव, मतलब एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है, बट मेरा मानना है कि मतलब देश को इन सब चीजों पे थोड़े से बाहर आना चाहिए। अब इमरजेंसी तो लग चुकी है, आपको युवाओं को जॉब्स देना, इस सब पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ पेंशन आप दे रहे हो किनको, जो कि इमरजेंसी में जेल गए थे। तो ये एक तरीके से पॉलिटिकल ग्लिमिक मुझे लगा ये वाली स्कीम, बट स्टिल मेरे को लगता है आपको बताना चाहिए कि वो क्वेश्चन ऐसा पूछाएगा कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की, तो आंसर आपका उड़ीसा ही होगा, ठीक है। तो ये है वो उड़ीसा के सीएम जिनकी ऐसी सोच है। अब जल्दी से मुझे इनका नाम जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, क्योंकि ये स्कीम मुझे पसंद इतनी नहीं आई है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया टू इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? वो बना है उत्तराखंड। दिस अ गुड स्टेप। उत्तराखंड ने, याद रखिएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड को अडॉप्ट कर लिया और पहला स्टेट बना ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया टू इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड, ओके। ये है पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के सीएम है, ओके। तो और अभी आपको एक और न्यूज बता दूं अपडेटेड, कि गुजरात ने भी अभी एक कमेटी सेटअप की है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए कि नहीं। तो लॉजिकल अगला जो गुजरात का इलेक्शन आएगा उससे पहले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड गुजरात में भी इंप्लीमेंट हो जाएगा, ओके। उन्होंने अभी कमेटी सेटअप की है गुजरात ने, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, ये फेस्टिवल किसने इनॉग्रेट किया? इसको इनॉग्रेट किया है गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने, क्योंकि याद रखिएगा ये फेस्टिवल भी पणजी में ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है। गोवा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने इनॉग्रेट किया 10th साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि पणजी गोवा से स्टार्ट हुआ है। ये 4 दिन का फेस्टिवल है, जो कि 29 जनवरी से लेके 1 फेब तक चलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है MS स्वामीनाथन की बेटी, ठीक है। और क्योंकि इस बार की थीम देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग है, ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो इस बार की थीम थी इस फिल्म फेस्टिवल की, याद रखिएगा, दैट इज साइंस फिल्म फेस्टिवल की, इसलिए उनकी बेटी MS स्वामीनाथन की बेटी को भी बुलाया गया था, ओके। नेक्स्ट, 31st नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, ओके। ये कहाँ हुई? ये हुई भोपाल मध्य प्रदेश में। और ये जो नेशनल साइंस चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस है, ये एक तरीके से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है चिल्ड्रंस को, जहां वो शोकेस कर सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, और डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं किस तरह जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको लोकली कैसे, मतलब एक्सपीरियंस लोकली यूजिंग मेथड ऑफ साइंस। तो जो भी सोशल प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो उसको किस तरह साइंस की मेथड से आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो, उसके लिए नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस ऑर्गेनाइज होता है। और ये रिसेंटली अभी भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ है। ये है मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के सीएम है, ओके। नेक्स्ट आता है दैट इज कवचम, ओके। सो कवचम ये क्या है? ये डिजास्टर रिस्क वार्निंग सिस्टम है कवचम, और इसको डेवलप किया है केरला ने। फुल फॉर्म है केरला वार्निंग अ क्राइसिस एंड हजार्ड मैनेजमेंट सिस्टम। तो सीधा क्वेश्चन आएगा कि कवचम जो एक डिजास्टर रिस्क वार्निंग सिस्टम है, इसको किसने लॉन्च किया, किस स्टेट गवर्नमेंट ने? तो केरल ने लॉन्च किया है। केरल के सीएम आपको विजयन दिख रहे होंगे यहाँ पर। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए केरल के गवर्नर का नाम क्या है? हु इज द गवर्नर ऑफ केरला? क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये याद रखिए बहुत अच्छा वेदर वार्निंग सिस्टम है, ओके, जो हेल्प करेगा रेस्क्यू और रिहैब करने में, बहुत ज्यादा हेल्प भी करेगा।
तो मुझे केरला के गवर्नर का नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट डाटा सेंटर इन जामनगर, ठीक है, मतलब वर्ल्ड का लार्जेस्ट डाटा सेंटर जो है वो अंबानी बनाने वाला है, मतलब जो मुकेश अंबानी जी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो इसको बनाएगी, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डाटा सेंटर, जो कि बनेगा गुजरात के जामनगर में। ओके, नेक्स्ट है इंडिया का पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर। क्लस्टर ये पूछ सकते हैं कहां पर है। ये इंडिया का पहला ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर जो है वो बनाया जा रहा है सिक्किम में। तो अभी रिसेंटली जनवरी में ही अनाउंस किया गया है, तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025, अभी 18th प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया गया। कहां सेलिब्रेट किया गया? वो सेलिब्रेट किया गया भुवनेश्वर में, दैट इज एट उड़ीसा। ओके, और थीम थी द डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। ओके, और इस प्रवासी भारतीय दिवस में टोटल 27 भारतीय प्रवासी भारतीय अवार्ड जो है वो भी दिए गए। 27 अवार्ड्स जो है वो प्रोवाइड किए गए। तो ये भी एग्जाम के लिए आपके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इस बार 18th एडिशन का प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जियो टैगिंग ऑफ चिनार ट्रीज टू प्रिजर्व हेरिटेज। तो कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी प्रिजर्व कर रहा है चिनार ट्रीज को, ठीक है, उनके हेरिटेज के लिए, तो उनकी जियो टैगिंग की जा रही है। और ये यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर, याद रखिएगा। तो इन्होंने डिसाइड किया टू प्रिजर्व हेरिटेज चिनार ट्रीज इन कश्मीर, उसकी जियो टैगिंग स्टार्ट हो गई है। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट स्टेट टू लिंक फॉरेस्ट इकोसिस्टम टू ग्रीन जीडीपी। फॉरेस्ट को ग्रीन जीडीपी के साथ लिंक किया गया है टू ग्रीन जीडीपी, है ना। और ये स्टेट करने वाला पहला स्टेट बना है छत्तीसगढ़। याद रखिए, पहला स्टेट जिसने फॉरेस्ट इकोसिस्टम को जीडीपी से कनेक्ट किया है, और ये कनेक्ट करने वाला पहला स्टेट बना है छत्तीसगढ़। देखिए, आपको भी पता होगा फॉरेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कैसे कि कार्बन को एब्जॉर्ब करने में, क्लाइमेट रेगुलेशन करने में, बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन में। ओके, तो मतलब उसकी जो ये सब चीजें हैं, इसको आप एक मैथमेटिकल नंबर में लाइए, मतलब फॉर्मली क्वांटिफाइड करिए इसको, और उसको किस तरह इंक्लूड करिए स्टेट की इकोनॉमिक प्लानिंग में। इसी को आप कह रहे हैं, एक तरीके से याद रखिएगा कि फर्स्ट स्टेट टू लिंक फॉरेस्ट इकोसिस्टम टू ग्रीन जीडीपी वो बना है छत्तीसगढ़ स्टेट। ओके, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ग्रामीण भारत महोत्सव 2025। ये क्या है? देखिए, ये महोत्सव जो इसको इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया 4 जनवरी को। और ये इवेंट 6 डेज का था, 4 जनवरी से 9 जनवरी तक ये चला, जहां पर शोकेस की जाएगी इंटरप्रेनल पोटेंशियल, मतलब जो बिजनेस वगैरह के पोटेंशियल्स होते हैं उनको शो किया जाएगा, शोकेस किया जाएगा। कल्चर हेरिटेज ऑफ रूरल इंडिया जो है वो शोकेस किया जाएगा। तो एक तरीके से जो रेजिलियंट रूरल इंडिया आपको बनाना फॉर अ विकसित भारत 2047, उसका शोकेस इस ग्रामीण भारत महोत्सव में हुआ है, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया न्यू दिल्ली से। ओके, नेक्स्ट है ओडिशा उत्कर्ष ओडिशा मेड इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025। तो ये उत्कर्ष ओडिशा पूछाएगा। ये जो मेजर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुई है, जो कि हुई है कहां पर? ओडिशा में। गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ने इस समिट को कराई है, और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी इसको इनॉग्रेट करने आए, और ये हुई है भुवनेश्वर, दैट इज एट ओडिशा में। तो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर उत्कर्ष ओडिशा कॉन्फ्रेंस। ओके, मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव। ओके, नेक्स्ट आते हैं एएसआई की बात करते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। वहां के आर्कियोलॉजिस्ट ने अभी करीबन 1200 ईयर ओल्ड बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री जो है वो फाउंड की है। ओके, और ये आपको याद रखना है, ये मॉनेस्ट्री जो है ये मिली कहां पर है? रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, जजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा में ये मॉनेस्ट्री अभी मिली है आर्कियोलॉजिस्ट को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड कैपिटल ऑफ असम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड कैपिटल ऑफ असम कौन सी? पहली कैपिटल आप सबको पता है असम की दिसपुर है, और सेकेंड कैपिटल जो असम की बनी वो बनी है डिब्रूगढ़, ठीक है। और ये अभी हेमंत विश्व शर्मा ने, याद है कि जो वहां के सीएम है, उन्होंने 26 जनवरी रिपब्लिक डे के दिन ये अनाउंस किया है। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट टू साइन एमओयू विथ भाषणी। ये क्या है? भाषणी के साथ एमओयू साइन करने वाला पहला नॉर्थ ईस्ट स्टेट बना है त्रिपुरा। ये है क्या? जैसे आपको पता होगा, देखिए भाषणी के साथ उन्होंने एमओयू साइन किया, इससे हेल्प क्या होगा? इससे होगा अब आपका कम्युनिकेशन जो है ना वो मल्टीलिंगुअल कम्युनिकेशन होगा। कहने का मतलब लेट अस सपोज आप सीएम हेल्पलाइन में फोन लगाते हो, तो आपको वही लैंग्वेज में बात करनी पड़ती है, जो भी एक रिकॉग्नाइज लैंग्वेज होती होगी उसी में आप कम्युनिकेट कर पाते होंगे, या गवर्नमेंट की जो भी सर्विसेज हैं उसी रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेस में ही आप कर पाते हो। बट थ्रू दिस भाषणी, याद रखिएगा, आप मल्टीलिंगुअल कम्युनिकेशन हो पाएगा। सीएम हेल्पलाइन या गवर्नमेंट की जो भी सर्विसेज हैं उसमें मल्टीलिंगुअल कम्युनिकेशन होगा। तो अलग अलग जो आपकी भाषाएं हैं उसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो, गवर्नमेंट की सर्विसेज ले सकते हो। ओके, तो ये त्रिपुरा 8th स्टेट बना है जिसने ये एमओयू साइन किया, और नॉर्थ ईस्ट का पहला स्टेट है जिसने एमओयू साइन किया भाषणी के लिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं 6th इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल। ये पूछा गया 6th इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल जो है वो अभी जनवरी में हुआ है बेंगलुरु कर्नाटका में, ठीक है। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्री फूड सिस्टम थ्रू एग्रो इकोलॉजी अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। ये इस बार की थीम थी। तो थीम भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं।
नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की बात करता हूं। मध्य प्रदेश ने अभी क्या किया है, करीबन 17 रिलीजियस प्लेसेस में लिक्वर को जो है वो बैन कर दिया गया है। ओके, तो ये 17 प्लेसेस, जैसे कि एग्जांपल जो रिलीजियस प्लेसेस है, उज्जैन है, ओरछा है, चित्रकूट है, अमरकंटक है, महेश्वर है, ये सारी जो प्लेसेस हैं मध्य प्रदेश में, 17 प्लेसेस को लिक्वर सेल जो है वहां पर 17 रिलीजियस प्लेसेस में बैन करने वाला स्टेट बना है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट है 85th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस कहां हुई? ये कॉन्फ्रेंस आप यहां दिख रहे होंगे, ओम बिरला आपको दिख रहे होंगे। ये 85th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग कॉन्फ्रेंस जो है ये हुई है आपकी याद रखिएगा पटना बिहार में, ठीक है। और इसको इनॉग्रेट किया है हमारे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने। ये भी एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज इंटरनेशनल न्यूज की ओर हम आते हैं, ठीक है। देखिए इंटरनेशनल न्यूज में अगर हम बात करें तो सबसे पहले है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025। इसकी रिसेंटली सबमिट हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, एनुअल मीटिंग होती रहती है इसकी, वो हुई है डावोस स्विट्जरलैंड में, ठीक है। 28 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2025 की एनुअल मीटिंग हुई। और यहाँ पर इसकी थीम क्या थी? कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज जो है वो इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट ईयर ऑफ कम्युनिटी। ये किसने डिक्लेयर किया ईयर ऑफ कम्युनिटी? यूएई के जो प्रेसिडेंट है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान, याद रखिए उन्होंने डिक्लेयर किया है 2025 ईयर जो है वो ईयर ऑफ कम्युनिटी सेलिब्रेट करेंगे। कहने का मतलब अ नेशनल इनिशिएटिव डेडिकेटेड टू प्रमोटिंग यूनिटी एंड इंक्लूजन अक्रॉस सोसाइटी। और सोसाइटी के अराउंड याद रखिएगा एक यूनिटी होनी चाहिए, ठीक है, टॉलरेंस होना चाहिए, है ना। उसके लिए उन्होंने 2025 को ईयर ऑफ यूनिटी जो है डिक्लेयर किया है। उन्होंने एक स्लोगन भी लॉन्च किया है, अंडर द स्लोगन हैंड इन हैंड के अंदर ही ये डिक्लेरेशन किया गया है। तो देखो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है भी किसने डिक्लेयर किया ईयर ऑफ कम्युनिटी को 2025 ईयर, कौन सा कंट्री ने किया? तो करेक्ट आंसर होगा यूएई। इस तरह का क्वेश्चन पूछा सकता है इंटरनेशनल न्यूज में। ओके, नेक्स्ट है एथ एडिशन ऑफ इंडस फूड। ये क्या है? देखिए एथ एडिशन ऑफ इंडस फूड के बारे में बात करता हूं। देखिए ये एक्चुअली इट्स कंट्रीज, ये इंडिया का है, ठीक है। इट्स कंट्रीज एग्रीकल्चर टू फूड ट्रेड, याद रखिए एग्रीकल्चर फूड ट्रेड है, एग्जीबिशन है ये, क्योंकि 8 जनवरी से 10 जनवरी तक नोएडा में हुआ है, दैट इज एट उत्तर प्रदेश। और हमारे जो यूनियन फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं चिराग पासवान, उन्होंने इसको इनॉग्रेट भी किया है। तो ये पूछ सकते हैं आपसे एथ एडिशन ऑफ इंडस फूड जो है ये कहां पे हुआ है? तो करेक्ट आंसर वुड बी व्हाट? दैट इज ग्रेटर नोएडा, आपको याद रखना है, दैट इज उत्तर प्रदेश। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। WHO has declared Georgia, याद रखिए WHO has declared Georgia is malaria free. So this is again an interesting question, पूछ सकते हैं इस साल WHO ने किसको डिक्लेयर किया है मलेरिया फ्री? ओके, तो करेक्ट आंसर होगा दैट इज जॉर्जिया को। जॉर्जिया कंट्री जो है उसकी कैपिटल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जॉर्जिया की कैपिटल क्या है, ठीक है, या मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क भी देता हूं जिसमें आप उसको कंप्लीट कर सकें। ओके, नेक्स्ट है क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग 2025। क्वाड के अभी आपको पता होगा एस जयशंकर जी वॉशिंगटन डीसी गए थे, क्योंकि 28 जनवरी को आपको याद रखना है ओथ टेकिंग सेरेमनी थी। और वहीं पर याद रखिएगा वॉशिंगटन डीसी में उन्होंने क्वाड की फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग को भी अटेंड किया। ओके, आपको भी बताना है क्वाड में 2 मेंबर्स, मैं आपको बता रहा हूं 2 मेंबर्स आप बताएंगे, टोटल 4 मेंबर्स हैं। एक मेंबर है इंडिया, ठीक है, दूसरा है यूएसए। ओके, बाकी 2 मेंबर्स कौन है? या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि बाकी 2 मेंबर्स कौन है क्वाड के। ओके, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जो थे, एक्स प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं आप इनको, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो जो थे उन्होंने रिजाइन कर दिया है। ये लिबरल पार्टी से बिलोंग करते हैं, बट इन्होंने अभी रिसेंटली क्या करते हैं याद रखना आपको, इन्होंने रिसेंटली रिजाइन कर दिया। तो क्वेश्चन पूछा सकता है कि किसने रिजाइन किया? तो करेक्ट आंसर होगा कनाडाज पीएम। ओके, नेक्स्ट क्योंकि यहाँ पे इलेक्शंस भी होने वाले हैं, अब देखते हैं नए पीएम कौन अपॉइंट होते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन नेशन जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया है। तो कौन सी साउथ ईस्ट एशियन नेशन बना है? तो वो बना है थाईलैंड, याद रखिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए थाईलैंड की कैपिटल क्या है, क्योंकि बहुत लोग थाईलैंड जाने का प्लान बनाते होंगे। तो आप मुझे थाईलैंड की कैपिटल क्या, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ थाईलैंड, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर मोदी विल अटेंड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट, जो कि 10th और 11th फेब को होने वाली है फ्रांस में, पेरिस में। ओके, और यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इस कॉन्फ्रेंस को, मतलब कह सकते हैं इस समिट को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट को अटेंड भी करने वाले हैं। ओके, तो अभी कुछ दिनों बाद आप फेब में देखेंगे प्राइम मिनिस्टर फ्रांस जाएंगे, न्यूज में भी आ जाएगा आपके। ओके, नेक्स्ट है यूएस प्रेसिडेंट, अब आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने डिसीजन लिया है कि वो डब्ल्यूएचओ को छोड़ रहे हैं, ठीक है। उन्होंने डिसीजन ले लिया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिससे पुअर मैनेजमेंट था कोविड के टाइम पर, उसके और रिफॉर्म्स नहीं हुए, इसलिए वो डब्ल्यूएचओ को छोड़ रहे हैं। और पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड को भी उन्होंने छोड़ने को कह दिया। आप देखिए उनका कहना है कि अगर अर्थ में कोई इशू है तो ये अमेरिका का इशू नहीं। देखिए कैसी बातें कर रहे हैं ये, मतलब ट्रंप, अब क्या बोलूं,
बातें तो पता नहीं कैसी करते हैं ये, ठीक है। तो इन्होंने बोल दिया ये अमेरिका का इशू नहीं है, अर्थ की प्रॉब्लम अर्थ की है, अमेरिका की नहीं है, ठीक है। ऐसा स्टेटमेंट देके इन्होंने पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से भी ये बाहर हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं बाल्टिक सेंट्री के बारे में। बाल्टिक सेंट्री क्या है? देखिए ये एक प्रोजेक्ट है जो कि नाटो ने लॉन्च किया है, ठीक है। बाल्टिक सेंट्री टू प्रोटेक्ट, और ये प्रोजेक्ट जो नाटो ने लॉन्च किया है, इसका एजेंडा है कि जो भी बाल्टिक सी है उसके अंदर जो भी अंडर सी केबल्स है उनको प्रोटेक्ट करना। क्योंकि ये सुनने में आया था रशिया जो है वो यहाँ पर एक तरीके से रशियन एक्टिविटी जो है वो एक इशू रेस कर रही थी इस पर्टिकुलर एरिया पे। तो देखते हुए नाटो ने बाल्टिक सेंट्री एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है अंडर सी केबल्स ऑफ बाल्टिक सी रीजन का, ओके। तो उनको प्रोटेक्ट करना ये नाटो ने टारगेट बनाया, ओके। नाटो का फुल फॉर्म आप सबको पता होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है ये आप मुझे बताइए, नाटो का हेडक्वार्टर कहां पर है? इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ नाटो, इंडिया मेंबर नहीं है, बट इसका आप मुझे हेडक्वार्टर कहां पर है ये कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। अब हम आते हैं स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स के सेगमेंट पे एंटर करते हैं। स्पोर्ट्स में इस जनवरी में क्या क्या हुआ है, लेट्स स्टार्ट स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में सबसे पहले रूरल क्रिकेट लीग। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए पूछ सकते हैं क्योंकि रूरल क्रिकेट लीग स्टार्ट करने वाला पहला स्टेट बना है, वो बना है बिहार, और उसने स्टार्ट की बिहार रूरल क्रिकेट लीग। ये देखिए ये क्रिकेट लीग जो है पहला स्टेट बन गया है जिसने रूरल लेवल पे क्रिकेट लीग स्टार्ट की है, ओके। जहां 13 साल से लेकर 23 ईयर्स तक के बच्चे जो हैं वो खेल सकते हैं, और फिर इस लीग से जो अच्छा खेलेगा वो आगे चल के बिहार को रिप्रेजेंट भी कर सकता है। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है स्पोर्ट्स को देखते हुए, ओके। नेक्स्ट है विजय हजारे ट्रॉफी अभी हुई जो कि एक क्रिकेट टूर्नामेंट है। 32nd विजय हजारे ट्रॉफी थी, सेकंड 32nd एडिशन था 2024-2025। इसका टाइटल किसने जीता है? स्पोर्ट्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। कर्नाटका ने इसको जीत लिया है, ओके। और रनर अप जो बना है वो बना है विदर्भा। तो कर्नाटका कैप्टन थे मयंक अग्रवाल और विदर्भा कैप्टन थे करुण नायर। तो ये आपको याद रखना है किसने जीता है, दैट इज सफिशिएंट, ओके। नेक्स्ट है सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप। ये हैंडबॉल चैंपियनशिप आपसे सीधा पूछा है किसने जीती है? केरल ने जीती है। केरल ने किसको हराया? चंडीगढ़ को हराया है फाइनल, याद रखना आपको। तो पूछा सकता है ये चैंपियनशिप जो है वो किसने जीती है? तो ये जीती है केरला ने, डिफीट किया है चंडीगढ़ को, ओके। चलिए नेक्स्ट है अभी आपको पता होगा आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स 2020 वर्ल्ड कप 2025 जो अभी कंडक्ट हुआ, सेकेंड एडिशन का वर्ल्ड कप था। फर्स्ट एडिशन 2023 में हुआ था, और वो 2023 का जो एडिशन है वो इंडिया ने ऑलरेडी जीत लिया था। अब ये सेकेंड एडिशन था और इसको भी इंडिया ने ही जीता है। इंडिया ने इस बार हराया है साउथ अफ्रीका को फाइनल में, ओके। और याद रखिएगा वेन्यू जो था इसका वो मलेशिया में ये टूर्नामेंट हो रहा था, ओके। और हमारी इंडियन टीम की कैप्टन इनका नाम है निकी प्रसाद। तो पूछ सकते कौन थी निकी प्रसाद जो है? वो इंडियन टीम की कैप्टन थी, बट प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बनी? वो एक ही बंदी बनी है, क्या नाम है? दैट इज गोंगदी त्रिशा। तो गोंगदी त्रिशा जो है आपको याद रखना प्लेयर ऑफ द मैच भी बनी है और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बनी है, ओके। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ रिसेंटली, उसमें मेन सिंगल टाइटल में आप देखें तो विनर जो है वो जेनिक सिनर है जो कि इटली से बिलोंग करते हैं। उन्होंने अलेक्जेंडर जो जर्मनी के हैं उनको फाइनल हरा दिया। वुमेन सिंगल टाइटल में अगर बात करूं, याद रखिए टेनिस का टूर्नामेंट का मैं डिस्कशन कर रहा हूं, दैट इज ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल, टेनिस का टूर्नामेंट है। वुमेन सिंगल टाइटल में मेडिसन की जो कि इनका पहला टाइटल है, यूएसए से बिलोंग करती हैं, और इन्होंने हराया किसको? अरियांका सबलिंका, बेलारूस से बिलोंग करती हैं, उनको इन्होंने फाइनल हरा दिया। तो याद रखिए मेडिसन की और जेनिक सिनर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025। देखिए ये इसका 2 फेज में ये खेलो इंडिया गेम्स हो रहे हैं। फर्स्ट जो फेज है इसका वो कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट फेज जो है वो लद्दाख में हुआ, ओके, लेह लद्दाख में हुआ, और उसमें अभी जो टॉप पे चल रहा है वो लद्दाख ही चल रहा है विद 7 मेडल्स एंड 4 गोल्ड। सेकंड में तमिलनाडु, थर्ड पे महाराष्ट्र है। और सेकंड फेज जो होने वाला है वो 22 फेब से लेकर 25 फेब तक गुलमर्ग कश्मीर में होगा, ठीक है। देखते हैं, आई होप जम्मू एंड कश्मीर कम बैक कर सके और जीत सके इस इवेंट को, क्योंकि खेलो इंडिया विंटर गेम्स बहुत बार जम्मू एंड कश्मीर में रैंक 1 पर खत्म किया है, ओके। और ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो एडिशन है बता दूं मैं 5th एडिशन है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ये 5th एडिशन है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं मेंस एंड वुमेन सिंगल टाइटल इन द इंडियन ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025। ये टूर्नामेंट हो रहा था न्यू दिल्ली इंडिया में, और देख सकते हैं मेंस में इस टूर्नामेंट को किसने जीता है? मेंस में इसको जीता है विक्टर ने, और वुमेन में जीता है अंशी यंग ने, ओके। तो इन्होंने टाइटल जीता है। मे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लें, चांसेस थोड़ा इस वाले टॉपिक का कम है, ये वाले का, दैट इज इंडियन ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट, बट कभी कभी एग्जाम में ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, ओके। नेक्स्ट सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025। मेन सिंगल किसने जीता है? मनुष शाह, इन्होंने जीता है, और दिया चिटाले जो हैं उन्होंने जीता है वुमेन सिंगल टाइटल। ये हो रहा था सूरत में, याद रखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम जो है जो कि सूरत में, वहां पे चैंपियनशिप हो रही थी। नेक्स्ट खो खो वर्ल्ड कप की बात करते हैं।
जो कि होस्ट इसका पहला एडिशन हुआ है खो खो वर्ल्ड कप का। इसको होस्ट करा था न्यू दिल्ली, इंडिया में हो रहा था, फर्स्ट एडिशन। ओके, 13 जनवरी से 19 जनवरी तक खो खो वर्ल्ड कप चला। इसका मेंस और वुमेन्स दोनों ही, याद रखना आपको, खो खो वर्ल्ड कप जो है मेंस और वुमेन्स दोनों ही इंडिया ने जीता है, और दोनों में ही ने नेपाल को फाइनल हराया है। तो याद रखिएगा, रनर अप जो बना है मेंस में भी और वुमेन्स में ही नेपाल ही बना है। ओके, इस बार खो खो वर्ल्ड कप के मैस्कॉट क्या था? तारा और तेजस जो थे वो इस बार के मैस्कॉट थे, ठीक है। और ब्रांड एम्बेसडर थे सलमान खान, और उनके साथ को ब्रांड एम्बेसडर थे, याद रखिएगा, टाइगर श्रॉफ। ओके, और खास बात, उड़ीसा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो 3 ईयर की स्पॉन्सरशिप प्लान लॉन्च कर रही है वर्थ ऑफ 15 करोड़ फॉर इंडियन नेशनल खो खो टीम। तो इंडियन नेशनल खो खो टीम के लिए 15 करोड़ की स्पॉन्सरशिप करने वाला कौन सा स्टेट बना है? तो वो बना है उड़ीसा। ओके, चलिए नेक्स्ट, फर्स्ट ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस जो कि 27 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक हुई है, क्यों ये गांधीनगर गुजरात में। और देखिए कॉन्फ्रेंस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया, आपको पता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है कि वो 2036 का ओलंपिक्स इंडिया में करा सके। उसी को देखते हुए कॉन्फ्रेंस जो है वो अभी गांधीनगर गुजरात में हुई थी। ओके, नेक्स्ट है अंडर 17 गर्ल्स सिंगल टाइटल एट ब्रिटिश जूनियर ओपन। इस ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल टाइटल किसने जीता है? तो इनका नाम है अनाथ सिंह, याद रखिएगा, अनाथ सिंह ये गर्ल है, याद रखिए, अंडर 17 टाइटल इन्होंने जीता है इन इंग्लैंड। ओके, और ये टूर्नामेंट जो है ये स्क्वैश टूर्नामेंट है। कौन सा टूर्नामेंट है? स्क्वैश, ये गेम आपको पता होगा, स्क्वैश टूर्नामेंट। ओके, नेक्स्ट आते हैं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की बात करते हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने अभी कुछ अवार्ड्स अनाउंस किए हैं, उनके बारे में मैं डिस्कशन कर देता हूं कौन कौन से अवार्ड अनाउंस किए हैं। सबसे पहले उन्होंने अनाउंस किया ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो कि 2025 का उन्होंने, याद रखिए, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड अनाउंस किया। 4 पर्सनालिटी को खेलचंद दिया गया है। एक है डी गुकेश, चेस के प्लेयर हैं। मनु बाकर शूटर हैं, याद रखिएगा, है ना, डबल मेडल इन्होंने जीता था पेरिस ओलंपिक्स में। हरमनप्रीत सिंह हॉकी टीम के कैप्टन हैं। और प्रवीण कुमार हाई जंपर हैं, पैरा एथलीट, याद रखिए पैरा एथलीट है, हाई जंप से बिलोंग करते हैं। तो इन 4 लोगों को इस बार का खेल रत्न दिया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ में अर्जुना अवार्ड भी अनाउंस किए गए हैं, और टोटल 32 स्पोर्ट्स पर्सन को अर्जुना अवार्ड डिक्लेयर किया गया है। आप चाहे तो इसकी लिस्ट पढ़ सकते हो, बट 32 एटलीस्ट याद रखना। ओके, नेक्स्ट अवार्ड जो मिला है वो है अर्जुना अवार्ड का लाइफ टाइम फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। तो लाइफ टाइम अवार्ड किसको मिला है अर्जुना अवार्ड का? तो वो मिला है 2 लोगों को, आप यहाँ देख रहे होंगे, एक दिख रहा होगा आपको सुचा सिंह, ओके, जो कि एथलेटिक्स बिलोंग्स करते हैं, और एक है मुरलीकांत राजाराम पेटकर, जो कि पैरा स्विमर है। ओके, तो ये 2 लोगों को आपको याद रखना है, अर्जुना अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य अवार्ड, जो कि कोच को मिलता है फॉर आउटस्टैंडिंग कोचिंग इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। तो उसमें रेगुलर कैटेगरी में सुभाष राणे पैराशूटिंग, दीपाली शूटिंग, और संदीप सागवान हॉकी के लिए मिला है। जबकि लाइफ टाइम कैटेगरी में आप देखेंगे तो मुरलीधरन बैडमिंटन और अरमांडो फुटबॉल के लिए दिया गया है। ये हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि अवार्ड्स एक साथ अनाउंस किए गए हैं। इसके साथ साथ राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो है वो फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को दिया गया है। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं, पीईएफआई को ये स्टेटस, जो अवार्ड है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार मिला है। ओके, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिसको आप मक्का भी कहते हैं, मक्का ट्रॉफी 2025। ओके, ये ट्रॉफी किसने जीती? जीती है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने, याद रखिएगा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने मक्का ट्रॉफी जो है वो जीती है ना। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, मक्का ट्रॉफी इस बार किसने जीती है? ओके, तो ये सारे अवार्ड जो हैं आपने देखा होगा, जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है वो मैंने आपको बता दिया है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने अनाउंस तो किया, आप मुझे बताइए स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, नेक्स्ट आते हैं दैट इज वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप। ओके, तो वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2024 का टूर्नामेंट है। ओके, और इसको जीता किसने है? इसको जीता है इंडिया की कुनेरू हम्पी ने। ये उनकी इमेज आप देख रहे होंगे, है ना, वर्ल्ड रैपिड विनर है, इनका नाम है हम्पी कुनेरू, ठीक है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा सकता है, आपको नाम याद रखना है इनका, ठीक है। ये टूर्नामेंट हो कर आता है, ये हो रहा था न्यूयॉर्क में, याद रखना कहाँ हो रहा था? न्यूयॉर्क में। चेस का टूर्नामेंट है, इसको नहीं पता, इट्स अ चेस टूर्नामेंट। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप 2024, और इसको 2 लोगों ने मिलकर शेयर किया है। ये है मैग्नस कार्लसन और दूसरे हैं, यार कि इयान नेपो। तो इयान नेपो और मैग्नस कार्लसन ने इसको शेयर किया है मेंस टाइटल में, और वुमेन्स टाइटल में चाइना की जू वेंजुन ने जीता है। और ये भी कहाँ हो रहा था? ये भी न्यूयॉर्क में ही हो रहा था। ओके, नेक्स्ट संतोष ट्रॉफी, जो कि एक फुटबॉल का टूर्नामेंट है। ओके, 33rd एडिशन संतोष ट्रॉफी का अभी हुआ है, और वेस्ट बंगाल ने जीत लिया है। रनर अप जो रहा है वो रहा है केरला। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट एडिशन ऑफ वर्ल्ड पिकल बॉल लीग। वर्ल्ड पिकल बॉल लीग जो है अभी स्टार्ट हुई थी जनवरी में। ओके, और ये लीग हो रही थी मुंबई में। कहाँ हो रही थी? मुंबई में हो रही थी। और पिकल बॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट गेम, आप देखेंगे बिल्कुल आपको
टेबल टेनिस और बैडमिंटन और टेनिस की तरह ये गेम लगेगा आपको, ठीक है। और ये पिकल बॉल लीग हुई जो कि मुंबई में हुई। यहाँ देख सकते हैं जवान मूवी के जो डायरेक्टर हैं, इनका नाम आपने सुना होगा एटले, इनकी टीम थी बेंगलुरु जवान। तो बेंगलुरु जवान देखिए, मूवी का नाम इन्होंने जवान रखा था, और शाहरुख खान वाली, और इनकी टीम का नाम भी बेंगलुरु जवान था, और इन्होंने इस पहले सीजन को जीत भी लिया है, ठीक है। तो आप मुझे देखिए बेंगलुरु जवान, अब आप देखिए लगता है अब आरसीबी मुझे लग रहा है इस बार ट्रॉफी जीतेगी ही जीतेगी, क्योंकि बेंगलुरु जवान भी अब देखिए पिकल बॉल लीग जीत रही है, तो बेंगलुरु इज इन न्यूज। तो मुझे लगता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का इस बार फुल सपोर्ट है मेरा, और मुझे लगता है इस बार वो चैंपियनशिप जीतेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 30th नेशनल गेम्स इन देहरादून, ठीक है। ये पूछा सकता है 30th नेशनल गेम्स कहाँ हो रहे हैं, ये हो रहे हैं देहरादून उत्तराखंड में, ओके। और इसको इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, महाराणा प्रताप स्टेडियम देहरादून से इसको इनॉग्रेट किया गया। 20th जनवरी से गेम स्टार्ट हुए हैं, 14th फरवरी मतलब वैलेंटाइन डे तक ये गेम्स चलेंगे, ओके। मतलब इसका मतलब जो इसमें परफॉर्म कर रहा होगा इस नेशनल गेम्स में, वो वैलेंटाइन डे कैसे बना पाएगा, क्योंकि वैलेंटाइन डे तक तो ये इवेंट ही चल रहा है, ओके। खास बात है इसमें देखिए योगा और मालखम, ठीक है, जो कि पहली बार नेशनल गेम्स में फर्स्ट टाइम इंक्लूड किए गए हैं, वो है योगा और मालखम, ओके। इस नेशनल गेम्स का जो थीम है वो है ग्रीन गेम्स, ये थीम है। और जो मैस्कॉट है वो है मौली, ये देखिए बर्ड आपको दिख रही होगी मौली, ये इसकी मैस्कॉट है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चेस वर्ल्ड कप 2025, ये कहाँ होने वाला है चेस वर्ल्ड कप 2025, और ये होने वाला है इंडिया में। इंडिया होस्ट करेगा चेस वर्ल्ड कप 2025, ओके। फर्स्ट वुमेन हॉकी इंडिया लीग 2025, हॉकी इंडिया लीग वुमेन्स की किसने जीती है, ये हो रही थी याद रखिएगा रांची झारखंड में। कहां हो रही थी, झारखंड में हो रही थी, और जीत लिया इसको ओडिशा वॉरियर्स ने। ओडिशा से बहुत लोग देख रहे हैं, बता दूं ओडिशा वॉरियर्स ने इस लीग को जीत लिया है, 2-1 से जीता है उन्होंने। फाइनल हराया सूरमा हॉकी क्लब को, फाइनल हरा दिया। तो ओडिशा वॉरियर्स ने चैंपियनशिप को जीती है, जो कि झारखंड में हो रही थी, ओके। नेक्स्ट है आईसीसी अवार्ड्स। अभी रिसेंटली आईसीसी अवार्ड्स 2024 जो है वो अनाउंस हुए, उसमें कुछ कुछ आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, जैसे मैं आपको बताया था वो आप याद करें ना। आईसीसी टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर पूछेंगे जसप्रीत बुमराह। आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंदाना, है ना, ये पूछाएगा। फिर उसके बाद इंडियन और कौन बना है, आईसीसी मेंस 2020 क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो अर्शदीप सिंह, ठीक है। तो ये तीन जो है ना ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो तीनों का नाम आपको याद रखना है, बाकी आपके पास टाइम होता पूरा भी पढ़ सकते हो, बट ये तीन का नाम तो आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ आईसीसी अवार्ड्स में याद रखिएगा गेरफील्ड सोबर अवार्ड भी याद रखिएगा। गेरफील्ड सोबर अवार्ड ये आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर को मिलता है, और ये भी बुमराह बने हैं, मतलब टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी ये बने हैं, और ओवरऑल आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी ये बुमराह ही बने हैं। इनका नाम है, इस अवार्ड का नाम दूसरे नाम से जाना जाता है, दैट इज गेरफील्ड सोबर अवार्ड, ठीक है। ऐसी वुमेन कैटेगरी में जो अवार्ड मिलता है उसे कहते हैं रेचल फ्लिंट ट्रॉफी, ओके। और ये आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर होती है, और ये बनी है न्यूजीलैंड की एम्बलिया केर, याद रखिए एम्बलिया केर जो है उन्होंने इस चैंपियनशिप इस अवार्ड को जीता है। तो ये आईसीसी अवार्ड्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं, अगर आपको पूरे पढ़ने हो, सारों के नाम दिए हुए आप पढ़ सकते हो, बट एटलीस्ट जो मैंने आपको टिक लगाए वो जरूर याद रखना, ओके। नेक्स्ट है 9th जोहर इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट, जो कि मलेशिया में हो रहा था, और इस चैंपियनशिप को जीत लिया है, जो चेस का टूर्नामेंट था इसको जीत लिया आई पनीरसेल्वम ने। तो आई पनीरसेल्वम ने इसको चैंपियनशिप को जीत लिया, इंडियन ग्रैंड मास्टर ने। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, स्पोर्ट्स के बाद हमारा अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंट बुक्स। तो देखते हैं कौन कौन सी बुक्स जो है वो न्यूज में है, उसके ऑथर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, जल्दी पढ़ेंगे इसको। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ऑथर है पंकज मिश्रा। हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20, मतलब ये G20 समिट आपको पता होगा इंडिया ने 2023 में होस्ट की थी, तो उसके ऑथर जो है वो है अमिताभ कांत, याद रखिए ऑथर कौन है, अमिताभ कांत, ओके। नेक्स्ट ऑटोबायोग्राफी है स्टम्प्ड, जिसका नाम है, इस बुक के ऑथर याद रखिए सैयद किरमानी है, उनके साथ साथ को ऑथर किया देवाशीष सेनगुप्ता ने और दाकेश पाठक ने, ओके। तो स्टम्प्ड पूछ सकते हैं किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो याद रखिएगा आपको किसकी ऑटोबायोग्राफी आपको देखिए सैयद किरमानी की ये ऑटोबायोग्राफी है, ये विकेट कीपर बैट्समैन रहे हैं। नेक्स्ट बुक का नाम है पार्लियामेंट पावर फंक्शन एंड प्रिविलेजेस अ कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव। ये जो बुक है इसको आप याद रखिए वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने इनॉग्रेट किया, और इस बुक के ऑथर जो है वो है KS चौहान, ओके। तो ये यहाँ पे हमारी जितनी बुक्स थी मैंने आपको बता दी है। अब हम आते हैं इंडेक्स और रैंकिंग पे, कौन कौन सी इंडेक्स और रैंकिंग जनवरी मंथ में न्यूज में थी उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट, याद रखिएगा अभी रिसेंटली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट करीबन 11 सब्जेक्ट्स की रैंकिंग आई है, और इसमें खास बात क्या है, एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है कंप्यूटर साइंस, ओके। उस कंप्यूटर साइंस में रैंक 99 पर जो कॉलेज है उसका नाम है IISc बेंगलुरु। तो पहली बार कोई किसी इंडियन कॉलेज ने या यूनिवर्सिटी ने टॉप 100 में जगह बनाई है,
और वो बना है IISc बेंगलुरु। दैट इज वाई इट इज इन न्यूज। फर्स्ट टाइम कोई इंडियन इंस्टीट्यूशन ने टॉप 100 में जगह बनाई है, तो ये आपको याद रखना है, नाम है IISc बेंगलुरु। ओके, नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। ये पूछा सकता है ये इंडेक्स जो है इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है। इसमें इंडिया की रैंकिंग है 4th, रैंक 1 पर यूएसए, रैंक 2 पर अमेरिका, थर्ड पे रशिया, पहला है यूएसए, ठीक है, दूसरा है रशिया, थर्ड है चाइना, और फोर्थ जो है वो इंडिया बना है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। ओके, मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इसकी होती है उसके अकॉर्डिंग होता है, और इंडिया 4th नंबर पे आता है। नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में बताना चाहता हूं, और वो है हमारे तेलंगाना आंध्र प्रदेश के सीएम जिनका नाम है चंद्रबाबू नायडू। और ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि रिचेस्ट सीएम है ये इंडिया के एट प्रेजेंट ADR, दैट इज एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग याद रखिएगा इंडिया के रिचेस्ट सीएम जो है वो है N चंद्रबाबू नायडू। ओके, और टॉप 1 पे 931 करोड़, और सेकंड पे पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश 332 करोड़, और सिद्धरामैया कर्नाटका विद 51 करोड़। ओके, और पूरे सीएम है वेस्ट बंगाल की 15 लाख रुपए जिनके पास। ये तो कॉमेडी हो गई, 15 लाख रुपए सिर्फ है उनके पास, ठीक है, ऐसा बताया गया है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, बट देखो जो बताया गया है वो मैंने आपको बता दिया एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, तो ममता बनर्जी जो है वो सबसे पूरे सीएम है एक तरीके से आप कह सकते हो। ओके, नेक्स्ट है थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन द वर्ल्ड। ये है इंडिया थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन द वर्ल्ड हो गया है आफ्टर चाइना एंड यूएसए। तो रैंक 1 पे चाइना, सेकंड पे यूएसए, और इंडिया जो है वो रैंक 3rd पर है इन मेट्रो नेटवर्क इन द वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट है सेकंड मोस्ट टारगेटेड नेशन फॉर साइबर अटैक्स इन 2024। तो रैंक 1 पर यूएसए जो सबसे ज्यादा साइबर अटैक्स हुए हैं जहां पर, और जो रैंक 2 पर वो है इंडिया। इंडिया द सेकंड मोस्ट टारगेटेड नेशन फॉर साइबर अटैक्स इन 2024। ओके, नेक्स्ट आता है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। ये पूछा सकता है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स को पब्लिश कौन करता है। इसको पब्लिश करता है नीति आयोग, और इसका डाटा जो है वो कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल प्रोवाइड करता है, और नीति आयोग अपनी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फिजिकल हेल्थ इंडेक्स पब्लिश करता है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इसको पब्लिश किया गया, तो फर्स्ट एडिशन था ये फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में। और सबसे अच्छा किसका फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है, किस स्टेट का, तो वो है उड़ीसा रैंक 1 पर, छत्तीसगढ़ रैंक 2 पर, गोवा जो है वो रैंक 3rd पर है। तो आप देख सकते हैं उड़ीसा फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में रैंक 1 पर है। तो इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन जो एग्जाम में आपसे फ्रेम किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। याद रखिएगा इसमें रैंक 1 पर जो है वो सिंगापुर है विद 195 वीजा फ्री स्कोर, और 195 कंट्रीज में वीजा फ्री जा सकते हैं। जापान विद 193, और इंडिया की रैंक है 85 विद 56 वीजा फ्री कंट्रीज एक्सेस। याद रखिएगा, और इंडिया की रैंक क्या है इस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में, वो है 85th। ओके, नेक्स्ट आता है यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स। इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है देखिए, इंडिया रैंक इन द फर्स्ट एडिशन, पहला एडिशन ऑफ यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स जो है वो पब्लिश किया गया है, और उसमें ओवरऑल इंडिया की रैंकिंग जो है वो 25th है। ओके, बट खास बात है फ्यूचर फॉर वर्क, याद रखिए फ्यूचर फॉर वर्क कैटेगरी में इंडिया की रैंक सेकेंड है, जस्ट बिहाइंड यूएसए। इंडिया की रैंक क्या है, दैट इज सेकंड, तो दैट इज वाई वेरी इंपॉर्टेंट। ओवरऑल तो इंडिया की रैंकिंग याद रखिएगा दैट इज 25th है, बट इस दैट इज फ्यूचर ऑफ वर्क में इंडिया की रैंकिंग सेकंड है। ओके, ओवरऑल में इंडिया रैंक 25th पर है, ओवरऑल में कंट्रीज अमेरिका रैंक 1 पर है, इंग्लैंड 2 पे और जर्मनी जो है वो रैंक 3rd पर है। ठीक है, और ये इंडेक्स मेजर करता है कंट्री की एबिलिटी टू रेडी फॉर जॉब्स इन डिजिटल एंड फ्यूचर फोकस कैपेबिलिटीज। तो फ्यूचर फोकस कैपेबिलिटीज है जो कि फ्यूचर में डिजिटल जॉब्स हैं, ठीक है, जॉब्स इन डिजिटल एरियाज हैं, उसके लिए आपके पास एबिलिटी है, रेडी फॉर जॉब्स है कि नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग ये इंडेक्स जो पब्लिश होता है। ठीक है, इट मेजर्स कंट्रीज एबिलिटी टू बी रेडी फॉर जॉब्स इन डिजिटल एंड फ्यूचर फोकस कैपेबिलिटीज। उसमें इंडिया जो रैंक क्या देखिए 25th है। ओके, नेक्स्ट है टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स। इसके अकॉर्डिंग सबसे कंजेस्टेड सिटी जो बनी वो बनी है कोलकाता, और रैंक 2 पर है बेंगलुरु, मतलब कोलकाता ने बेंगलुरु को भी पीछे कर दिया कंजेशन के मामले में। अब हम बात करते हैं मिलिट्री और डिफेंस एक्सरसाइजेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो डिफेंस न्यूज और मिलिट्री एक्सरसाइज में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करते हैं। okay? सबसे पहली एक्सरसाइज है सूर्य किरण, जो आपसे पूछा जा सकती है। 18th एडिशन अभी हुआ है सूर्य किरण का, जो कि एक आर्मी एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। इसको कंडक्ट किया गया है नेपाल में। नेक्स्ट है ऑपरेशन सर्द हवा। ये ऑपरेशन सर्द हवा बीएसएफ ने लॉन्च किया है इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर में जैसलमेर में। इस ऑपरेशन सर्द हवा को बीएसएफ ने लॉन्च किया है। एक्चुअली होता क्या है, ठंड के टाइम पर फॉग जम जाता है, और इस फॉग को देखते हुए विजिबिलिटी कम हो जाती है, इनफिल्ट्रेशन बढ़ जाती है। उसी को देखते हुए ऑपरेशन सर्द हवा लॉन्च किया गया 22 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर पे ये ऑपरेशन चलाया गया। ओके, इसमें कोई इनफिल्ट्रेशन इंडिया में ना हो। नेक्स्ट है भार्गवस्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम। ये क्या है,
देखिए ये इंडिया का पहला इंडिजीनियसली माइक्रो मिसाइल सिस्टम है, मतलब खुद ही बनाया गया है। और अगर इसमें आपकी कोई लोकेशन में ड्रोन के अटैक हो रहे हैं, याद रखिए थ्रेट ऑफ स्वैम ड्रोन्स का अटैक होता है, तो ये उसको न्यूट्रलाइज करने में आपकी मिसाइल सिस्टम, जो माइक्रो मिसाइल सिस्टम है, वो हेल्प करेगा। मैंने बताया ये इंडिजीनियसली है, तो इसको डेवलप किसने किया, आप सोच रहे होंगे। इसको डेवलप किया है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने, याद रखिएगा इसको डेवलप किया हुआ है, ठीक है। और इट कैन क्विकली डिप्लॉय ऑन अ मोबाइल प्लेटफॉर्म एंड हिट टारगेट ओवर 2.5 किलोमीटर तक के टारगेट को ये हिट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है हिम कवच। ये क्या है, इसको डीआरडीओ ने लॉन्च किया है हिम कवच को, ठीक है। हिम कवच एक मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम है ना। मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम आप यहाँ देख सकते हैं, जहां पर आप -60 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर +20 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप टेम्परेचर के अंदर इस सूट को पहन के रह सकते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया में आपको पता कोल्ड वेदर कंडीशंस में हमारे आर्मी पर्सनल्स वर्क करते हैं, तो उसको देखते हुए ये हिम कवच जो है वो बनाया गया है। नेक्स्ट है ट्राजन 155 आर्टरी गन सिस्टम। ये अभी रिसेंटली अर्मीनिया जो कंट्री है उसने इंडिया से डिमांड की हमको ये प्रोवाइड करिए। देखिए इसको ट्राजन 155 जो आर्टरी गन सिस्टम है, इसको डेवलप किया इंडिया और जापान ने मिलकर, सॉरी इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इसको डेवलप किया, और अर्मीनिया ने इसको ऑर्डर किया है अभी कि अर्मीनिया को प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट है इंडियन नेवल शिप जिसका नाम था आईएनएस मुंबई। उसने अभी रिसेंटली 4th एडिशन ऑफ मल्टीनेशनल एक्सरसाइज ला पेरोज को पार्टिसिपेट किया। ये एक्सरसाइज जो है फ्रांस कंडक्ट कराता है, ठीक है। इसमें ऑस्ट्रेलिया की नेवी, फ्रांस, यूके, यूएसए, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, कनाडा, अलग अलग कंट्रीज की नेवीज जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं, और इंडिया के साइड से आईएनएस मुंबई ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ये एक्सरसाइज इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के स्ट्रेट्स के अराउंड, याद रखिएगा, होती है। जैसे कि मलक्का स्ट्रेट हो गया, मलक्का, सुंदा स्ट्रेट, ठीक है, लोम्बोक स्ट्रेट, इनके अराउंड ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। ओके, नेक्स्ट आता है, और ये सारे स्ट्रेट्स अगर आप देखेंगे, आप मैप पे देख सकते हो जाकर, इंडोनेशिया के अराउंड ही आपके तीनों स्ट्रेट्स जो है वो वहां पर दिख जाएंगे। नेक्स्ट आता है सेकेंड मल्टीपर्पज वेसल। ये क्या है, सीधा पूछेगा आईएनएस उत्कर्ष इज इन न्यूज, ये है क्या। ये एलएनटी द्वारा बनाया गया सेकेंड मल्टीपर्पज वेसल है, इसका नाम है आईएनएस उत्कर्ष। ओके, फॉर द इंडियन नेवी, इंडियन नेवी के लिए बनाया गया है, और इसको अभी चेन्नई में इसको लॉन्च भी किया गया है। ओके, नेक्स्ट है नेवल वॉरशिप। देखिए 3 नेवल वॉरशिप की मैं बात करूंगा। एक है आईएनएस नीलगिरी जो कि स्टेल्थ फ्रिगेट है, एक है आईएनएस सूरत जो कि मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, और एक है आईएनएस बख्शीर जो कि सबमरीन है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको अभी रिसेंटली इन तीनों को कमीशन किया है, इस फ्रंट लाइन नेवल वॉरशिप को, ठीक है। और कहां पे इन्होंने इसको कमीशन किया है, मजागांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड जो है मुंबई महाराष्ट्र में है, वहां पर इन्होंने इसको, याद रखना आपको, कमीशन किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है संजय बैटलफील्ड सर्विलियंस सिस्टम। ये संजय क्या है, देखिए संजय को अभी रिसेंटली हमारे जो होम डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया, फ्लैग ऑफ किया। संजय बैटलफील्ड सर्विलियंस सिस्टम को न्यू दिल्ली से इसको उन्होंने फ्लैग ऑफ किया है। देखिए है क्या, ये एक तरीके से ऑटोमेटेड सिस्टम है, ठीक है, जहां पर ये पूरी इंफॉर्मेशन और ग्राउंड में और एयर बैटलफील्ड के सेंसर्स के अकॉर्डिंग ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करेगा, और ये अपने टॉप लेवल पे ये इंफॉर्मेशन बताएगा, जिससे कि डिसीजन मेकिंग वॉर के टाइम पर क्या लेना है उसमें आपको हेल्प करेगा। तो बैटलफील्ड सर्विलियंस सिस्टम एक तरीके से आंख और कान है ये, जो आपको हेल्प करेगा डिसीजन लेने में। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दैट इज प्रलय मिसाइल। देखिए प्रलय मिसाइल की बात करूं तो पहली बार इसको डेवलप किया डीआरडीओ ने, मतलब इंडिजिनियसली डेवलप किया है। पेलोड कैपेसिटी से 500 से 1000 केजी तक की पेलोड कैपेसिटी है। ओके, की रेंज 150 से 500 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है, और ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, याद रखिए। तो ये सारी चीज आपसे पूछा सकती है, अभी न्यूज में भी चल रही है प्रलय मिसाइल। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। डिफेंस के बाद अगला टॉपिक जो हमारा साइंस एंड टेक है, ठीक है। डिफेंस में एक्स्ट्रा लिख दिया, इसको कट कर देना। साइंस एंड टेक टॉपिक जो है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है? तो साइंस एंड टेक में सबसे पहले अभी रिसेंटली 100 मिशन इसरो का लॉन्च हुआ, ठीक है। और वो कौन सा था, वो था रॉकेट के थ्रू GSLV F-15 रॉकेट के थ्रू ये 100 इसरो का मिशन लॉन्च किया गया, ठीक है। और ये इस मिशन के थ्रू NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट जो है वो लॉन्च हुआ है। जो आपका बता दूं ये सैटेलाइट क्या करेगा, ये जो NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट है, आपको पता होगा, आपका जो नेविक है दैट इज नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन सिस्टम, ठीक है। नेविक जो है इंडियन कॉन्स्टलेशन सिस्टम जो इंडिया का खुद का नेविक है, ओके। तो उसको एडवांस, मतलब उसके एडवांसमेंट के लिए इस को लॉन्च किया गया NVS-02 को, ओके। और ये इसरो का 100th लॉन्च था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका रॉकेट नाम भी याद रखना और NVS-02 भी आपको याद रखना है, ओके। आई थिंक आपने नेविक के बारे में ऑलरेडी पढ़ा होगा,
ठीक है। तो दैट इज वाई मैं इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ नेविक को, बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है, ठीक है। पुराना है नेविक, बट इसको एडवांसमेंट के लिए इस नेविगेशन सिस्टम, जो इंडिया खुद का नेविगेशन सिस्टम है, उसके लिए इस मिसाइल को लॉन्च किया गया था। ओके, चलिए मिसाइल बोल रहा हूं मैं, इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। ओके, नेक्स्ट है इसरो का स्पेडेक्स मिशन। ये क्या है? फुल फॉर्म है स्पेडेक्स का, दैट इज स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। देखिए यहां पर क्या किया गया, यहां पर इंडिया इसरो ने सक्सेसफुल भी हुआ है, 2 सैटेलाइट्स भेजे गए स्पेस में और उनको ज्वाइन कराया गया स्पेस में ले जाके। आप यहां देख सकते हैं किस तरह दोनों ज्वाइन हो रहे हैं, इसी को कहते हैं डॉकिंग। तो डॉक और अनडॉकिंग क्या हुआ, दोनों को अलग करना। तो यहाँ पर डेवलप और डिमॉन्स्ट्रेट किया गया टेक्नोलॉजी, किस तरह डॉकिंग हो सकती है, अनडॉकिंग हो सकती है स्पेस क्राफ्ट का स्पेस में जाकर। ठीक है, 30 दिसंबर को मिशन लॉन्च हुआ, 16 जनवरी को ये स्पेस में पहुंच चुका था और सक्सेसफुली इसने डॉकिंग कंडक्ट भी कर ली। इसमें 2 स्पेसक्राफ्ट भेजे गए, एक था SDX-01 जिसको चेजर के नाम से जाना जा रहा है, दूसरा SDX-02 जिसका टारगेट के नाम से जाना जा रहा है। और ये 470 किलोमीटर लो अर्थ सर्कुलर ऑर्बिट में इसकी डॉकिंग कराई गई। लॉन्चिंग व्हीकल क्या था? PSLV C60 जो है वो लॉन्चिंग व्हीकल था। डॉकिंग कराने के बाद इंडिया 4th कंट्री बन गई है वर्ल्ड की जिसने इसको सक्सेसफुली कंडक्ट कराया है, आफ्टर USA, रशिया एंड चाइना। दैट इज वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इसका क्वेश्चन जरूर आएगा। ओके, चलिए आगे कुछ एआई मॉडल के बारे में पढ़ते हैं। आपने सुना होगा डीप सीक R1 एक एआई मॉडल है जिसको चाइना ने लॉन्च किया, जो कि अभी न्यूज में है। ऐसे क्वेन 2.5 एआई मॉडल है जिसको चाइनीज कंपनी अलीबाबा ने लॉन्च किया है। तो दोनों अभी न्यूज में है, तो दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है लेक्सी मिशन। लेक्सी मिशन क्या है, फुल फॉर्म बता देता हूं। दैट इज लूनर एनवायरमेंट हेलियोस्फेरिक एक्सरे इमेजर। ठीक है, इस मिशन का नाम है। देखिए इस मिशन के अकॉर्डिंग हो गया क्या, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसकी स्टडी करना है। उसके लिए आपको याद रखना है नासा क्या करेगा, नासा का मिशन है क्योंकि वो इस लेक्सी मिशन के अंदर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने के लिए मून से स्टडी करेगा। तो मून से जाके अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी किया जाएगा और पहली बार ऐसा होगा ग्लोबल पिक्चर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ली जाएंगी, ठीक है, जो कि मून से जाके ली जा रही है। ठीक है, तो नासा मिशन विल टेक फर्स्ट ग्लोबली पिक्चर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जो आपको पता होगा मैग्नेटिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमारे सोलर रेडिएशन सबको बचाती है ना। तो ये लेक्सी मिशन उसके लिए नासा ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है थर्ड लॉन्च पैड बनाया गया है इसरो का, कैबिनेट अप्रूवल दे दिया। देखिए 2 लॉन्च पैड ऑलरेडी जो है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में था, बट अभी एक और लॉन्च पैड जो है वो लॉन्च कर दिया गया, मतलब एक थर्ड लॉन्च प्लांट जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, वो भी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में ही कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट टू स्टडी प्लांट ग्रोथ इन स्पेस। दिस इज इंपॉर्टेंट। क्रॉप्स क्या है, पहले तो आप सोचिए क्रॉप्स का फुल फॉर्म क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज टेस्ट। ओके, इस क्रॉप किट, और इसको लॉन्च किसने किया, इसको लॉन्च किया इसरो ने। ठीक है, क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट टू स्टडी प्लांट ग्रोथ इन स्पेस, की स्पेस में प्लांट ग्रोथ हो सकता है कि नहीं, इसरो ने इस क्रॉप्स मिशन को लॉन्च किया। ओके, और इसको लॉन्च करने के लिए PSLV C60 OM4 को यूज किया गया है टू लॉन्च दिस क्रॉप टेस्ट। ओके, चलिए तो ये पूछा सकता है आपसे कि अभी कौन से किसने ये क्रॉप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, तो आंसर होगा इसरो। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है फर्स्ट प्राइवेट कॉन्स्टलेशन, यानी फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन जो है वो किसने लॉन्च किया, किस कंपनी ने, इसका नाम है पिक्सेल। ओके, प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन ऑफ 6 हाइपर स्पेक्ट्रिकल इमेजिंग सैटेलाइट, इसको लॉन्च किया है पिक्सेल ने। ओके, और ये USA से लॉन्च किया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, और इसका एम क्या है, इसका एम है जैसे एग्रीकल्चर, माइनिंग, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, डिफेंस, रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, इन सब को एक तरीके से उसकी इमेज लेना, इमेजिंग करना। ये इस कॉन्स्टलेशन जो फर्स्ट प्राइवेट कॉन्स्टलेशन पिक्सेल ने लॉन्च किया है, ये इसका मेन एजेंडा है। नेक्स्ट है मिशन स्कॉट। फुल फॉर्म है स्कॉट का स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। इसको दिव्यांतरा जो कि एक इंडियन बेस्ड स्टार्टअप है उसने लॉन्च किया है और मोदी जी ने इसकी तारीफ भी की है। ठीक है, ये एक मिशन जो रहेगा वो रहेगा स्पेस का सर्विलियंस के लिए, इस मिशन को लॉन्च किया गया, मतलब स्पेस का एक तरीके से गूगल मैप पे है, स्पेस पे क्या एक्टिविटीज हो रही है वो सारी चीजें जो है वो मिशन स्कॉट के थ्रू आपको पता चलेंगी। ओके, और इसको दिजांतरा जो याद रखिए, दिजांतरा जो कि इंडियन स्पेस स्टार्टअप है उसने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है इंडिया की पहली एयर टैक्सी, इसका नाम है शून्य। इसका प्रोटोटाइप जो है वो लॉन्च कर दिया गया है और इसको लॉन्च किसने किया, सरला एविएशन, एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है, उसने इसको लॉन्च किया, प्रोटोटाइप लॉन्च किया। इंडिया की पहली एयर टैक्सी शून्य जो 2028 से याद रखिएगा लॉन्च हो जाएगी बेंगलुरु में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट इज WASP 127B। ये क्या है, अब आप सोच रहे होंगे ये न्यूज में ये है क्या। ये एक एक्सो प्लैनेट है जो अभी न्यूज में है, तो पूछ सकते हैं WASP 127B न्यूज में है, ये है क्या। देखिए एक्सो प्लैनेट वो प्लैनेट होते हैं जो कि हमारे
सोलर सिस्टम में नहीं होते हैं, ठीक है, हमारे मिल्की वे में नहीं होते हैं और उससे बाहर होते हैं, तो ऐसे प्लैनेट्स को हम एक्सो प्लैनेट कहते हैं, ठीक है ना, और वो सन की परिक्रमा नहीं लगा रहे हैं, मतलब वो किसी अदर स्टार को ऑर्बिट करते हैं, ठीक है। तो अभी रिसेंटली WASP 127b जो है ये एक एक्सो प्लैनेट देखा गया है, ठीक है, और यहाँ पर साइंटिस्ट ने डिटेक्ट किया सुपर सोनिक विंड्स जो है वो भी यहाँ पर चल रही है गैस जाइंट एक्सो प्लैनेट में, ओके। नेक्स्ट है फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ईस्टर्न इंडिया, ये कहाँ बनाई गई है? ये बनाई गई है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल की पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में। इंडिया की तो देखा जाए तो 6th है ये ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, बट ईस्टर्न इंडिया की पहली है। अदर जो 5 है वो बताए तो मैं लद्दाख में है, नैनीताल में है आपके, ठीक है, माउंट आबू राजस्थान में है, याद रखिए, ठीक है, पुणे में है, और आपका कावलूर, याद रखिए कावलूर जो कि तमिलनाडु में है वहां पर है। तो आप देख सकते हैं ये इट इज द 6th, मतलब लद्दाख एक हो गया, नैनीताल उत्तराखंड 2 हो गया, माउंट आबू 3 हो गया, पुणे 4 हो गया, और एक तमिलनाडु 5 हो गया। तो छठवां जो है वो ईस्टर्न इंडिया में पहली बार वेस्ट बंगाल में बनाया जा रहा है, ओके। नेक्स्ट आते हैं इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ड ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन, ये किसने बनाया? ये बनाया है बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने, ओके। नेक्स्ट, बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके आप सॉइल पोल्यूशन और एग्रीकल्चर को बूस्ट कर सकते हैं। इसके लिए बैक्टीरिया तो जो सॉइल पोल्यूशन को टैकल कर सके, एग्रीकल्चर को बूस्ट कर सके, इसको किसने बनाया? इसको बनाया IIT बॉम्बे ने, याद रखिए IIT बॉम्बे ने इसको बनाया, ओके। बैक्टीरिया टू टैकल सॉइल पोल्यूशन एंड बूस्ट एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है फर्स्ट ह्यूमन पावर्ड अंडर वाटर सबमर्सिबल, ये बहुत न्यूज में है। देखिए ये है क्या, अभी हमारा डीप ओशन मिशन जो है उसके अंदर अभी इंडिया विल डिप्लॉय फर्स्ट ह्यूमन पावर्ड अंडर वाटर सबमर्सिबल, मतलब पानी के अंदर हम ह्यूमन बींग्स को भेजेंगे। ये सबमर्सिबल जो इसका नाम है मत्स्या 6000, 3 लोग इसमें आ सकते हैं। और अभी हम ये मत्स्या 6000 इसलिए क्योंकि 6000 मीटर तक पानी के अंदर जा सकती है, बट अभी हम फर्स्ट टेस्ट में 500 मीटर तक इस सबमर्सिबल को भेजेंगे, ओके। और फिर 2026 तक गवर्नमेंट इस प्लान को 6000 जो इसका मेन टारगेट है वहां तक अचीव करेगी, ओके। और ये अंडर वाटर जो रिसोर्सेज हैं उसकी स्टडी करना, उसके लिए ये अंडर वाटर सबमर्सिबल लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ाया हुआ है, एटलीस्ट आपको अभी बेसिक इतना याद रखना है। अब हम आते हैं स्कीम्स पर। तो ये अब हमारा यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया, दैट इज साइंस एंड टेक, ओके। अब डिफेंस, मतलब जो हमारा डिफेंस वाला पार्ट, साइंस एंड टेक वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला पार्ट जो होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, दैट इज स्कीम्स। तो चलिए स्कीम्स को डिस्कस करते हैं, कौन कौन सी स्कीम्स न्यूज में है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है रायतू भरोसा स्कीम और इंद्रमा आत्मीय भरोसा स्कीम, दोनों ही एग्रीकल्चर की एक तरीके से फाइनेंशियल हेल्प देना फार्मर्स को, उसके लिए स्कीम जो है तेलंगाना ने लॉन्च की है। ऐसी इंदिरामला इंद्रू स्कीम जो कि हाउसिंग की स्कीम है, और ये तीनों स्कीम याद रखना आपको तेलंगाना ने लॉन्च की है, ठीक है। नेक्स्ट है शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा स्कीम फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, ये स्कीम ओडिशा गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, मोहन चरण मांझी जो है स्कीम है उन्होंने लॉन्च की है। ये स्कीम के अंदर याद रखिएगा जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए स्कीम है। इस इनिशिएटिव के अंदर करीबन 5000 रुपए डायरेक्टली आपको सालाना जो है वो सरकार आपको प्रोवाइड करेगी, ओके। कितने ट्राइबल स्टूडेंट्स को? 2 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स को डायरेक्टली आपको 5000 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट है पार्थ योजना। पार्थ योजना मध्य प्रदेश ने लॉन्च की है, फुल फॉर्म है पार्थ का पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर, ये इसका फुल फॉर्म है। इस स्कीम के अंदर जो यूथ अपना करियर डिफेंस और लॉ एनफोर्समेंट में बनाना चाहते हैं उसके लिए पार्थ योजना है। इस स्कीम के अंदर मध्य प्रदेश में टोटल 10 डिवीजन है, मैं आपको बता दूं। हर डिवीजन में सरकार एक पार्थ सेंटर ओपन करेगी। इन सेंटर्स में आपको फिजिकल मेंटल ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे कि आप सेंट्रल पुलिस फोर्सेस, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, इंडियन आर्मी, ये सब जो है वो आप ज्वाइन कर सको। तो ये पार्थ योजना जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, ओके। नेक्स्ट है पुजारी ग्रंथ सम्मान योजना, जो कि हिंदू और सिख प्रीस्ट के लिए दिल्ली की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, याद रखिएगा, जिसके अंदर हिंदू और सिख प्रीस्ट जो हैं, ठीक है, उनको मंथली 18,000 रुपए सरकार एक सैलरी के रूप में प्रोवाइड करेगी, ओके। अब देखते हैं अब यहाँ पर आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए दिल्ली में अब किसकी गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है। ऑप्शंस दे रहा हूं मैं आपको, आम आदमी पार्टी, ठीक है, बीजेपी, या तो कांग्रेस, या तो आप कह सकते हो सर दो पार्टी मिलकर बनाएंगी, ओके। तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कि आपको क्या लगता है कि किसकी गवर्नमेंट बनेगी दिल्ली में, ओके। नेक्स्ट आता है दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। ये योजना छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, जिसके अंदर करीबन 5.62 लैंडलेस जो एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं, बेगाज हैं, गुनियाज हैं स्टेट के, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा 10,000 रुपए एनुअली। तो देख सकते हैं आजकल सारी स्कीम्स क्या है,
आपके अकाउंट में डायरेक्टली पैसा आ जाता है, ठीक है। तो 10,000 रुपए आपके अकाउंट में फाइनेंशियल असिस्टेंस सरकार प्रोवाइड करेगी। ओके, नेक्स्ट है कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर एक्सीडेंट विक्टिम्स। ये है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम, ठीक है। ये स्कीम आप देख रहे हैं हमारे नितिन गडकरी जी ने अभी अनाउंस भी की है। इस स्कीम के अंदर क्या होगा, अगर आपका लेटर सपोज एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, और एक्सीडेंट होने के बाद आपके जो भी आप हॉस्पिटल में जाते हो, जो भी एक्सपेंसेस लगता है, मेडिकल एक्सपेंसेस होता है 7 दिन का, ठीक है, जो भी 7 दिन का एक्सपेंस होगा वो सरकार देगी, या तो फिर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीस तक का कवर्ड जो है वो गवर्नमेंट आपका उठाएगी, ठीक है। तो कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है फॉर एक्सीडेंट विक्टिम्स। बट इतना है, जब आपका एक्सीडेंट हो जाए तो आपको पुलिस रिपोर्ट करनी पड़ेगी, याद रखिएगा, विद इन 24 आवर्स। ओके, और अगर हिट एंड रन केस में आपकी, याद रखिएगा, किसी की डेथ हो जाती है तो आपको 2 लाख रुपए जो है इमीडिएट फैमिली को मिल जाएगा, याद रखिए, हिट एंड रन केस में कंपनसेशन 2 लाख रुपए का, ठीक है। तो बड़ी अच्छी बात है, अगर आपका देखिए एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो सरकार आपके एक्सपेंसेस उठाएगी, ठीक है। चलिए, तो 7 दिन तक जो भी आपका बिल आएगा ना वो गवर्नमेंट पे करेगी, या तो 1.5 लाख रुपीस मैक्सिमम। नेक्स्ट है डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन स्कीम, डीआईए स्कीम जिसको आप कह रहे हैं। इसको कॉमर्स मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, ठीक है। और ये स्कीम क्या है कि आपको ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कैसे हो, टू अलाउ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ नेचुरल कट एंड पॉलिश डायमंड्स फॉर एक्सपोर्ट पर्पसेस। एक्सपोर्ट पर्पसेस के लिए ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किया जाएगा नेचुरल कट और पॉलिश डायमंड्स का, ओके, जिससे कि एक्सपोर्ट पर्पस, एक्सपोर्ट आपका बढ़ सके। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जनवरी के, दैट इज अवार्ड्स। अवार्ड्स के बारे में डिस्कस करते हैं, कौन कौन से अवार्ड्स न्यूज में है। सबसे पहले रिपब्लिक डे हुआ, तो रिपब्लिक डे पर बेस्ट टैब्ल्यू अवार्ड, मतलब जो सबसे अच्छी झांकी थी वो कौन सी बनी, वो बनी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। इसका टाइटल था इस बार की झांकी का, वो था महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। ये इस बार की रिपब्लिक डे की उत्तर प्रदेश की झांकी की थीम थी। ओके, सेकंड रैंक पे त्रिपुरा रहा, थर्ड पे आंध्र प्रदेश रहा, बट रैंक 1 आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025, 27% को, याद रखिएगा, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिया गया है। ओके, ये है वो 27 लोगों के नाम, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लिस्ट मैंने दे रखी है, दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। ओके, 2 लोग के नाम बता भी था हूं, देखिए, जैसे क्रिस्टीना है ना, जो TNT टोरंटो टोबैको से है, ठीक है। रामकृष्णन है अय्यर, जो कि UAE से है। ऐसे 27 लोगों को आपको याद रखना है, ये प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है सिंगापुर के प्रेसिडेंट इंडिया आते हैं 14 जनवरी से 18 जनवरी तक, ठीक है। सिंगापुर प्रेसिडेंट का नाम है थर्मन शमुग्रा रत्नम, ठीक है। ये है सिंगापुर के प्रेसिडेंट, और ये जब आए तो इन्होंने एक तरुण दास जो हैं, ठीक है, उनको ऑनररी सिटीजन का अवार्ड दिया गया, क्योंकि उन्होंने इंडिया और सिंगापुर के रिलेशन बहुत अच्छे किए हैं, जिसकी वजह से तरुण दास को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है दूरदर्शन को अवार्ड मिला है चुनाव का पर्व देश का पर्व। ये उन्होंने रिसेंटली एक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया था, और ये उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मीडिया अवार्ड जो है, याद रखिएगा, है ना, ये अवार्ड जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैटेगरी में जो अवार्ड मिला है वो मिला है दूरदर्शन को, ठीक है। तो दूरदर्शन को मिला है चुनाव का पर्व देश का गर्व के लिए ECI, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैटेगरी अवार्ड जो है वो दूरदर्शन को दिया गया फॉर वोटिंग अवेयरनेस के लिए अवार्ड उनको मिला है। नेक्स्ट है 82nd गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025, ये मिला है बेस्ट फिल्म किसको मिला है, द ब्रूटलिस्ट, याद रखिएगा, ये इवेंट हो रहा था कैलिफोर्निया में, और ब्रूटलिस्ट को ये अवार्ड दिया गया है। पद्मा अवार्ड्स की बात करें तो इस साल पद्मा अवार्ड्स 2025 अनाउंस किए गए, जिनमें से मैं बता दूं टोटल पद्मा अवार्ड्स कितने अनाउंस किए गए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहां पर आप देखेंगे तो ये आपको जाते हैं 139 लोगों को पद्मा अवार्ड्स दिए गए, जिनमें से 7 लोग पद्म विभूषण मिला है, 19 लोगों को पद्म भूषण मिला है, 113 लोग को पद्मश्री मिला है। इसमें से टोटल 139 में से 23 वुमेन्स है जिनको ये अवार्ड दिया गया है। 10 ऐसे पर्सन है जो कि फॉरनर है या NRI हैं या PIO CI के अंदर आते हैं, उनको ये दिया गया है। और 13 ऐसे लोग हैं जो पोस्टमसली, मतलब आफ्टर डेथ, उनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। मैं आपको देखिए पद्म विभूषण की लिस्ट जो है, जिसमें मैंने बताया 7, हाला फॉर अ रीजन के नाम से आप याद कर सकते हो, ठीक है। 7 लोग को मिला है, उसमें देखिए ओसामू सुजुकी जापान से बिलोंग करते हैं, उनको मिला है। श्रद्धा सिन्हा जो कि बिहार से बिलोंग करती है, आर्ट की फील्ड में, उनको मिला है। बाकी नाम आप पढ़ सकते हो, ठीक है। वैसे मैं आपको सही बताऊं ना, मैंने पद्मा अवार्ड्स पे एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसमें मैंने पूरा पद्मा अवार्ड्स का A to Z किसको मिला है, क्या क्या चीजें हैं, सब कुछ बताई हुई है। तो जाकर आप ये लेक्चर जरूर देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड, तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी कहते हैं, और ये अवार्ड मिला है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैदराबाद,
ओके, हैदराबाद बेस्ड है ये इंडियन ओशन सेंटर फॉर ओशन, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जो कि हैदराबाद में है, ठीक है। उसको ये अवार्ड दिया गया फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन डिजास्टर मैनेजमेंट, उसकी वजह से ये अवार्ड मिला है उसको, ठीक है। अब आते हैं हम प्रोजेक्ट ऐप एंड पोर्टल पे, क्या क्या जनवरी पे प्रोजेक्ट ऐप और पोर्टल न्यूज में थे, उनको गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले था भारत रणभूमि दर्शन ऐप। ये क्या है? ये ऐप डिफेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है टू प्रमोट बैटलफील्ड टूरिज्म। बैटलफील्ड टूरिज्म मतलब जहां पर आप देखते हैं बैटल्स हुए हैं उन जगह पर लोगों को ले जाया जाएगा और बताया जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से नेशनलिज्म प्रमोट करेगा आपके अंदर। तो ट्रांसफॉर्मिंग जो बॉर्डर एरियाज हैं उनको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए, ठीक है। इसमें लोग यहाँ पर विजिट कर सके। ओके, नेक्स्ट है प्रोजेक्ट विस्तार। ये क्या है? देखिए, आईआईटी मद्रास ने कोलैबोरेशन किया है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ और लॉन्च किया है प्रोजेक्ट विस्तार। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? देखिए, एक तरीके फार्मर जो होता है ना, उसको पूरी डिजिटलाइजेशन है। प्रोजेक्ट विस्तार मतलब एक तरीके से डिजिटलाइज किया जाए, डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये प्रोजेक्ट विस्तार। इसके अंदर क्या होगा? लेटर सपोज आप कोई फार्मर है, आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है, कि आप कोई लॉसेस में चल रहे हो या कोई मिशन चालू करना है या आपको कोई भी क्रॉप लगानी है, उसके लिए आपको एडवाइस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो एडवाइस कैसे मिलेगी? तो इस प्रोजेक्ट विस्तार के थ्रू मिलेगी। जैसे जो भी स्टार्टअप्स रहे होंगे, उन्होंने कोई चीज बनाई होगी तो उनको चैलेंजेस वगैरह फेस हुए होंगे, वो सब चीज आपको प्रोजेक्ट विस्तार में, उनके सोल्यूशंस, उन्होंने इनोवेशन किया होगा, सोल्यूशंस बनाए होंगे, वो सब आपको प्रोजेक्ट विस्तार में मिल जाएगा। एक तरीके डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा स्टार्टअप का, एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर से रिलेटेड, ठीक है। उन्होंने कैसे क्या चीज बनाई, क्या इनोवेशन किया, वो सब मिलेगा। फार्मर्स को यहाँ पर हाई क्वालिटी एडवाइजरी सर्विसेज मिलेगी। क्रॉप को प्रोडक्ट प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, उसकी मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे बना सकते हैं, सारी चीज आपको प्रोजेक्ट विस्तार में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आईआईटी मद्रास ने डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट है बैंक नेट। ये क्या है? ये ई ऑक्शन है ऑफ प्रॉपर्टीज। बैंक की जो प्रॉपर्टीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है पोर्टल बैंक नेट। किस लिए इसको लॉन्च किया गया है? फॉर पोर्टल फॉर ई ऑक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज। जो प्रॉपर्टीज बैंक में आपको पता होगा आ जाती हैं, लोग लोन नहीं चुकाते हैं, तो उनका ऑक्शन किया जाएगा। तो उसकी ई ऑक्शन करने के लिए ये याद रखिए पोर्टल जो है लॉन्च हुआ है, दैट इज बैंक नेट। ओके, नेक्स्ट है भारत पोल पोर्टल। ये भारत पोल पोर्टल क्या है? देखिए, इसको सबसे पहले डेवलप किया है सीबीआई ने, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? इस पोर्टल में एक तरीके से जो भी रिक्वेस्ट है, इंटरनेशनल असिस्टेंस है, याद रखिएगा, ऑल रिक्वेस्ट फॉर इंटरनेशनल असिस्टेंस थ्रू इंटरपोल, वो आपको यहाँ पर स्ट्रीमलाइन करके थ्रू इस पोर्टल के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और ये इंडियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को फैसिलिटेट करेगा, उनको हेल्प करेगा। सारी इंफॉर्मेशन वगैरह जो रहेगी ना, वो आपको भारत पोल पोर्टल के थ्रू मिलेगी। उसको अभी अभी रिसेंटली अमित शाह जी ने इनॉग्रेट भी किया है। ओके, नेक्स्ट है सशक्त बेटी ई दृष्टि प्रोजेक्ट। ये क्या है? सशक्त बेटी और ई दृष्टि प्रोजेक्ट, ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया है, ठीक है। अब देखिए, सशक्त बेटी के अंदर क्या है? इसके अंदर जो ऑर्फेंड और सिंगल पेरेंट फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उनको लैपटॉप सरकार प्रोवाइड करेगी। ओके, और जो लोग विजुअली इंपेयर्ड है स्टूडेंट्स हैं, उनको टैबलेट्स प्रोवाइड करेगी, जिससे उनकी लर्निंग और रिसर्च कैपेबिलिटीज जो है वो बेटर हो सके। वो है प्रोजेक्ट ई दृष्टि। दोनों प्रोजेक्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एंटिटी लॉकर। ये क्या है? ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है एंटिटी लॉकर, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जहां पर ये ईज होगा मैनेजमेंट और वेरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एंड बिजनेस डॉक्यूमेंट। जो भी ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस डॉक्यूमेंट का मैनेजमेंट कैसे हो, उसका वेरिफिकेशन कैसा हो, तो सरकार के जो व्यवसायिक और दस्तावेज प्रबंधन के लिए आपको याद रखना है, ये एंटिटी लॉकर जो है वो लॉन्च किया गया है। ओके, तो गवर्नमेंट के जितने भी जैसे पूछा जाएगा सीधे एंटिटी लॉकर जो है वो है क्या, ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो आपको आंसर लगाना है टू ईज द मैनेजमेंट एंड वेरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस डॉक्यूमेंट। यार कि सरकार के जितने भी दस्तावेज वगैरह होते हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह, उसको वेरीफाई करना, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का वेरिफिकेशन करना, ये सब चीजें आपको एंटिटी लॉकर में आपको हेल्प हो जाएगी। ओके, चलिए, है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट डेज। अब आते हैं हम जनवरी मंथ के इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम्स के बारे में। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है वर्ल्ड ब्रेल डे। वर्ल्ड ब्रेल डे हम 4 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। और ये एक तरीके से ब्रेल का मतलब बता दूं मैं आपको, इट्स अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर ब्लाइंड और विजुअली इंपेयर्ड पीपल। उनके एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है ब्रेल। ओके, और इसका हम सेलिब्रेट करते हैं 4 जनवरी को, क्योंकि उस दिन लुइस ब्रेल जो है उनका बर्थडे है, इसलिए हम इसको 4 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेशनल बर्ड डे, 5 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। थीम है प्रोटेक्टिंग आवर फेदर फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस, जिसको आप एनआरआई डे भी कहते हैं, 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम थी डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। ओके, और इस बार प्रवासी भारतीय दिवस याद रखिए 18th एडिशन का भुवनेश्वर में सेलिब्रेट किया गया फ्रॉम 8 to 10th जनवरी।
नेक्स्ट है वर्ल्ड हिंदी डे, 10th जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम है हिंदी, अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। ओके, नेक्स्ट है नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे 2025, 11th जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी कनेक्टिंग द डॉट्स। नेक्स्ट है नेशनल यूथ डे, ठीक है, इसको सेलिब्रेट करते हैं हम 12th जनवरी को, ऑन द बर्थ डे ऑफ स्वामी विवेकानंद। उनके बर्थ डे पे हम नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। इसकी थीम आपको याद रखनी, थीम थी यूथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। याद रखिए, यूथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर जो थी पूरी है शेपिंग द नेशन विथ रेजिलियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आपको सिर्फ इतना याद रखना है, यूथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर जो है वो इस बार की थीम थी। नेक्स्ट है नेशनल यूथ डे, देखिए ये वापस रिपीट हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मैंने आपको पढ़ा दिया है। ओके, नेक्स्ट आता है इंडियन आर्मी डे 2025, इस बार की थीम थी समर्थ भारत सक्षम सेना, दैट इज एम्पावर्ड इंडिया केपेबल इंडिया। 15th जनवरी को आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं। 77th आर्मी डे था, और ये इसलिए हम सेलिब्रेट करते हैं 15th जनवरी को क्योंकि जो हमारे फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ KM करियप्पा जो है उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी इस दिन। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट लोकपाल डे, इसको सेलिब्रेट किया था 16th जनवरी को। ओके, नेक्स्ट है नेशनल स्टार्टअप डे, इसको भी हम 16th जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है पराक्रम दिवस, जिसको आप करेज डे भी कहते हैं, 23rd जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और ये जो इस बार का था 2025, ये 128th बर्थ एनिवर्सरी थी सुभाष चंद्र बोस की। ओके, नेक्स्ट है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, इसको हम 24th जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 2025, इसको भी हम 24th जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी AI एंड एजुकेशन, याद रखिएगा AI दैट इज आर्टिफिशियल एंड एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट नेशनल वोटर्स डे 25th जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। 15th एडिशन का नेशनल वोटर्स डे था, और इसको इस बार की थीम थी वोटिंग लाइक नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, इस बार की थीम थी। ओके, और याद रखना है ये एक्चुअली 25th जनवरी को इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपका 25th जनवरी 1950 को स्टैब्लिश हुआ था। ओके, नेक्स्ट है नेशनल टूरिज्म डे, 25th जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल कस्टम डे 2025, इसको हम 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी कस्टम इंगेजिंग ट्रेडिशनल न्यू पार्टनर्स विथ पर्पस। ओके, 76th रिपब्लिक डे 2025 सेलिब्रेट किया गया ऑन 26th जनवरी। ओके, और ये क्यों सेलिब्रेट करते हैं हम रिपब्लिक डे 26 जनवरी को, क्योंकि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हुआ था, ठीक है, 26 जनवरी 1950 में। ओके, इस बार के रिपब्लिक डे के जो चीफ गेस्ट थे वो थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया प्रबोवो सुबियांतो जो थे, वो याद रखिए चीफ गेस्ट थे। और इस बार की रिपब्लिक डे की थीम जो थी वो थी गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट, इंग्लिश में हिंदी में कहेंगे स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। ओके, नेक्स्ट मार्टर्स डे 2025, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 30 जनवरी को ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको आपको पता होगा जिनको असैसिनेट कर दिया गया था 30th जनवरी 1948 में बाय नाथूराम गोडसे। ओके, नेक्स्ट है ईयर ऑफ कॉपरेशन क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड पीस एंड ट्रस्ट, ये डिक्लेयर किया यूएन ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिक्लेयर किया गया। तो सीधा पूछाएगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन से ईयर बनाए, 2025, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं ऑबिटरीज में, किन किन की अभी डेथ हुई है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं इस जनवरी मंथ में। ओके, सबसे पहले है KM चेरियन। ओके, याद रखिएगा ही इज वन ऑफ द फेमस कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट के सर्जन रहे हैं, ठीक है, हार्ट अटैक वगैरह ये सब जो है इसको देखते थे, ठीक है। अभी इंडिया की पहली केयरफुली याद रखिए इंडिया फर्स्ट सक्सेसफुली कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी 1975 में इन्होंने ही की थी। ओके, इंडिया के पहले हार्ट से लंग ट्रांसप्लांट करने वाले भी यही पर्सन है, बट अब इनकी डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 82, इनका नाम है KM चेरियन। ओके, नेक्स्ट है P जयाचंद्रन। ओके, एट द एज ऑफ 80 केरल में इनकी डेथ हो गई। ही वाज अ प्लेबैक सिंगर और बहुत फेमस सिंगर है, और इनकी अभी डेथ हो गई है। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंच के इंडियन संस्कृत स्कॉलर, इनका नाम है डॉक्टर पेरी सावलिन। ओके, और उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इनके लिए ट्वीट किया था। ओके, और इनके भी एट द एज ऑफ 89 डेथ हो गई। रिसेंटली इनको 2024 में पद्मश्री भी दिया गया था। नेक्स्ट है KS मणिलाल, जो एट द एज ऑफ 86 इनकी डेथ हो गई। ये एक टेक्सोनॉमिस्ट थे। ओके, पद्मश्री भी इनको मिल चुका है, केरला से बिलोंग करते हैं। एट द एज ऑफ 86 इनकी डेथ हो गई। टेक्सोनॉमी मतलब ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो कि लिविंग थिंग्स को क्लासीफाई करती है, तो उसे कहते हैं टेक्सोनॉमी। उसके यार के रिनोड टेक्सोनॉमिस्ट थे ये, इनकी भी डेथ हो गई है। ओके, अब हम कुछ फेस्टिवल्स डिस्कस करते हैं जो कि न्यूज में है इस जनवरी मंथ में। ओके, सबसे पहले है बोडा त्योहार। ओके, जो कि एक एनुअल फेस्टिवल है हिमाचल प्रदेश का। सीधा पूछाएगा ये फेस्टिवल कौन से स्टेट का है, यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की हाथी ट्राइब जो है वो इसको सेलिब्रेट भी करती है। ओके, नेक्स्ट है परशुराम कुंड मेला 2025, अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया।
ओके। नेक्स्ट है जलीकातु फेस्टिवल, तमिलनाडु का बहुत फेमस है बुल टेमिंग इवेंट फेस्टिवल है। एक्चुअली इस फेस्टिवल से पोंगल सेलिब्रेशन स्टार्ट भी होता है, तो दैट इज वाई जलीकातु हमेशा न्यूज में रहता है। ओके। नेक्स्ट है काग्याद डांस फेस्टिवल, जो कि सिक्किम का फेस्टिवल है। ओके। नेक्स्ट है फ्लेमिंगो फेस्टिवल, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, जो कि इस बार 5 साल के गैप के बाद आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया फ्रॉम 18th जनवरी टू 20th जनवरी। ओके। नेक्स्ट है गान नगाई फेस्टिवल, ये फेस्टिवल मणिपुर का फेस्टिवल है, पूछा सकता है, ये जब हार्वेस्ट एंड होता है तब ये फेस्टिवल स्टार्ट होता है। ओके। नेक्स्ट है दैट इज मकरा विलाकू फेस्टिवल, ये फेस्टिवल सबरीमाला टेम्पल जो केरल में है वहां का ये एनुअल फेस्टिवल है। बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, दिसंबर में स्टार्ट हुआ था और 20th जनवरी तक ये फेस्टिवल चलता है। तो आपसे पूछ सकते हैं सबरीमाला में जो फेस्टिवल अभी रिसेंटली हुआ उसका नाम क्या है, या तो पूछ सकते हैं मकरा विलाकू फेस्टिवल जो है एनुअल फेस्टिवल कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, तो करेक्ट आंसर केरल है। नेक्स्ट है सामर फेस्टिवल 2025, सामर लेक आपको पता होगा, दैट इज एट राजस्थान, तो राजस्थान का फेस्टिवल है। गंगा सागर मेला वेस्ट बंगाल का फेस्टिवल है। ओके। नगोबा जात्रा फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइबल फेस्टिवल है। ओके। और ये एक तरीके से सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल है आफ्टर समक्का जात्रा फेस्टिवल, जो कि तेलंगाना का फेस्टिवल है, याद रखिएगा। नगोबा जात्रा कौन से स्टेट का फेस्टिवल है, तेलंगाना। ओके। और ये ट्राइबल्स का बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, अभी रिसेंटली ही सेलिब्रेट किया गया है। अब हम आते हैं मिसलेनियस में, अपने लास्ट टॉपिक पे जनवरी मंथ पे, ठीक है, दैट इज मिसलेनियस। ओके। तो मिसलेनियस में डिस्कस करते हैं, सबसे पहले है लिज्म डांस, ये न्यूज में क्यों है। अभी आपको पता होगा इनकी वैलेंटाइन डे के दिन जो हमारे विकी कौशल इनकी मूवी आ रही है, इसका नाम है छावा। ओके। तो ये जो संभाजी महाराज हैं, छत्रपति संभाजी महाराज, उन पे बेस्ड मूवी है। और यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज पर डांस किया है, इसको कहते हैं लिज्म डांस। ओके। ये महाराष्ट्र का डांस है, बहुत फेमस डांस है, वहां का फोक डांस है। इस पर कुछ इश्यूज आ गए हैं, तो इसकी वजह से लिज्म डांस कंट्रोवर्सी आ गई, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया लिज्म डांस आपसे पूछ सकते हैं ये फोक डांस कहाँ का है, तो करेक्ट आंसर महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है 2 इंडियन सिटीज हैं जिनको ग्लोबल वेटलैंड सिटीज का टैग मिल गया है, वो है इंदौर एंड उदयपुर, याद रखना आपको। 2 इंडियन सिटीज जिनको ग्लोबल वेटलैंड सिटीज का टैग मिला है, और टोटल 31 सिटीज डिसाइड हुई थी, उनमें से 2 इंडिया की हैं। देख सकते हैं भूपेंद्र यादव ने डबल जॉय करके ट्वीट भी किया है, जो हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं। ये एक्रेडिटेशन जो मिला है इंदौर और उदयपुर को, ये रामसर कन्वेंशन और वेटलैंड के अंदर दिया गया है। ओके। और ये उनको मिलता है जिन सिटीज ने बड़ा अच्छा वर्क किया, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन को मिलता है, उन्होंने बड़ा अच्छा वर्क किया हुआ है अपने वेटलैंड्स को प्रिजर्व करने के लिए, उनको ये अवार्ड मिलता है। ठीक है। आपको मुझे बताना अभी रिसेंटली रामसर साइट्स कितनी हो गई हैं। ठीक है, मैं हिंट दे रहा हूं 89, 90, 91 या 92। या मुझे कमेंट बॉक्स बताइए एट प्रेजेंट हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर इन इंडिया। ठीक है, अंडर रामसर कन्वेंशन। ओके, ये मैंने पढ़ाई हुई है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। नेक्स्ट आता है एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2025। देखिए ये एक तरीके से जो वाटर बर्ड सेंसस है ये सपोर्ट करता है कंजर्वेशन और मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड एंड वाटर बर्ड्स वर्ल्ड वाइड, उसके लिए सेंसस जो है कंडक्ट किया जाता है। इंडिया में इस सेंसस को कंडक्ट करता है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ओके। और यहाँ पर इस बार जो सेंसस कंडक्ट किया गया उसमें बहुत बातें की गई हैं, और उसमें बहुत सारी बातें की गई है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो मेरा मानना हो सकता है वो आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन न्यूज, ये कहां पर है, तो करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि ये इस बार वाटर बर्ड सेंसस में इसकी बात की गई है बहुत सारी। ओके। नेक्स्ट है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, ये क्या होता है, जब हमारा 26 जनवरी कंप्लीट होता है रिपब्लिक डे 29 जनवरी को, तो उसके कंक्लूजन को, रिपब्लिक डे के कंक्लूजन को हम बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी कहते हैं, जो कि विजय चौक न्यू दिल्ली पे की जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे इवेंट्स जो हैं वो यहाँ पर होते हैं। ओके। नेक्स्ट है प्यूमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया, जिसका नाम है पीवी सिंधु, जो कि बहुत फेमस है बैडमिंटन प्लेयर है। ओके। नेक्स्ट है काठमांडू होस्ट किया है अपना पश्मीना फेस्टिवल, याद रखिए पूछ सकते हैं सबसे फर्स्ट एडिशन का पश्मीना फेस्टिवल, पहला एडिशन हो रहा है, इनॉग्रल फेस्टिवल था, तो पूछ सकते हैं पश्मीना की गोट आपने सुनी होगी, ठीक है, पश्मीना गोट है ना। तो ये फेस्टिवल कहां हुआ है, ये हुआ नेपाल काठमांडू में। ओके। नेक्स्ट वर्जिन कोकोनट ऑयल को जीआई टैग मिला है अंडमान निकोबार से, तो पूछ सकते हैं किसको मिला है वर्जिन कोकोनट ऑयल को जीआई टैग, किस यूनियन टेरिटरी से मिला है या स्टेट से मिला है, तो करेक्ट आंसर होगा अंडमान एंड निकोबार। जल्दी से आप मुझे बताइए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, या तो एडमिनिस्ट्रेटर, कुछ भी कह सकते हैं आप, कौन है एट प्रेजेंट अंडमान निकोबार का, या मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके। नेक्स्ट माउंट इबू, ये बहुत न्यूज में चल रहा है। देखिए इंडोनेशिया का वॉल्केनो है और इस साल ही इतने बार एरप्ट हो चुका है कि बहुत ज्यादा न्यूज में, पूछ सकते हैं माउंट इबू कहां है, तो करेक्ट आंसर इंडोनेशिया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 2 ऐसे बीचेस हैं जिनको ब्लू फ्लैग बीच का सर्टिफिकेट दिया गया है, एक है कपाड़ बीच जो कि केरल में है, और एक है चल बीच जो कि केरल में है, दोनों ही केरल के बीच हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है वो याद रखिएगा फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, जो कि डेनमार्क बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये अवार्ड दिया है,
और इंडिया में टोटल अब 13 ऐसे बीचेस हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल चुका है। देखिए, उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है जो कि हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में, सेफ्टी में, सस्टेनेबिलिटी में, उनको सर्टिफिकेट मिलता है, एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन होता है। और ये अवार्ड मिला है कपाड़ और चाल बीच जो कि केरल में सिचुएटेड है। ओके, नेक्स्ट है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड किया है। हरिकेन आया था अभी रिसेंटली, हरिकेन रफाल जो कि क्यूबा में आया, तो इंडिया ने वहां पर रिसेंटली ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दिया। तो पूछ सकते हैं ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है वो हरिकेन रफाल पे इंडिया ने किसको दिया है, तो क्यूबा इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, वियरिंग ऑफ बुरखा हैज बीन बैंड फ्रॉम 1 जनवरी 2025, स्विट्जरलैंड ने बैन किया। तो पूछ सकते हैं किस कंट्री ने बैन किया है, तो करेक्ट आंसर होगा स्विट्जरलैंड। ओके, नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसका नाम चेंज कर दिया गया है ऑन द लेट प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर इस इंस्टीट्यूट का नाम रखा गया है। यह है हिमाचल प्रदेश के सीएम, इनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ये हिमाचल प्रदेश सीएम का नाम क्या है। नेक्स्ट है 21st एडिशन ऑफ थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल, ये कहां हुई है, ये हुआ है मुंबई महाराष्ट्र में। ओके, चलिए, और मुंबई में भी मैं आपको बात करूं तो याद रखिएगा थाने में, याद रखिए मुंबई और थाने में ये फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ है, आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग 2024 जो ईयर रहा इस बार का, ये हॉटेस्ट ईयर है सिंस 1901। हो सकता है हॉटेस्ट ईयर 1901 के बाद कौन सा रहा है, तो 2024 रहा है। ओके, नेक्स्ट, ब्रिक्स का जो मेंबर्स है, अभी 9 मेंबर्स थे ऑफिशियली ब्रिक्स के, बट अब 10th मेंबर जो है रिसेंटली ऐड हो गए हैं जनवरी 2025 से, उनका नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ब्रिक्स का मेंबर बन गया है। ब्रिक्स के ऑलरेडी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 मेंबर्स तो थे ही। उसके बाद 2024 में इजिप्ट, इथोपिया, यूएई और ईरान इसके मेंबर्स और बने, और रिसेंटली इंडोनेशिया भी इसका 5th जो 10th मेंबर है वो ब्रिक्स का बन गया है। ओके, नेक्स्ट, रेलवे मिनिस्ट्री ने रिसेंटली 69th रेलवे डिवीजन जो है वो स्टैब्लिश किया है जम्मू में। ठीक है, और ये रेलवे डिवीजन मैं बता दूं आपको, नॉर्दर्न रेलवे जोन जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, उसके अंदर आता है। देखिए, पहले हमारे 17 रेलवे जोन थे, ओके, और 68 रेलवे डिवीजन थे, बट अब 17 रेलवे जोन है और 69 रेलवे डिवीजन हो गए क्योंकि रिसेंटली जम्मू को रेलवे डिवीजन बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट है, अभी रिसेंटली आप देखेंगे जो माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ हैं, इनका नाम आप देख सकते हैं, इनका नाम है सत्या नंडेला। अभी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की न्यू दिल्ली में, दैट इज व्हाई इट इज इन न्यूज। पूछ सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन कौन है या सीईओ कौन है, तो सत्या नंडेला आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन फॉर सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर, ये अवार्ड कौन देता है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट। ये रिकॉग्नाइज करती है कंपनीज को जिनका एक्सेप्शनल एम्प्लॉय एक्सपीरियंस रहता है ना, उनको ये अवार्ड मिलता है। और ये सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये अवार्ड लगातार सेकंड ईयर मिला है, मतलब लास्ट ईयर भी इनको ही अवार्ड मिला था और इस साल भी सेल को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो पूछ सकते हैं किसको मिला है, तो करेक्ट आंसर सेल होगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट, फॉर इंडियाज फर्स्ट कोस्टल एंड वाटर बर्ड सेंसस, ये पूछ सकते हैं सेंसस कहां हुआ, ये कंडक्ट हुआ है मेराइन नेशनल पार्क एंड मेराइन सेंचुरी जामनगर गुजरात में। 3rd से 5th जैन के बीच में ये इंडिया का पहला कोस्टल और वाटर बर्ड सेंसस कंडक्ट किया गया। ओके, तो यहां पर हमारा लेक्चर जो है जनवरी का कंप्लीट होता है। थोड़ा बड़ा लेक्चर था, बट देखो इस बार जनवरी में ज्यादा चीजें थी तो मैंने सारी कवर कर दी हैं। ओके, और इसके साथ साथ में बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी देखिए न्यूज में आ गया है। आपको पता होगा 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे आ गया था और 1 फेब को बजट आ गया था। तो इस पर मैंने डिटेल लेक्चर दोनों पे ही, इकोनॉमिक सर्वे पे भी और बजट पे भी एक डिटेल लेक्चर बनाया हुआ है। अगर आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे समझ भी नहीं आता यार क्या पढ़ें, तो मैं आपको कहूंगा दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा और बजट का आप लेक्चर देख लेना। अगर आपको कुछ भी नहीं आता होगा ना तब भी आपको बजट समझ में आ जाएगा इस साल का, मैंने इतने इजी वे में पढ़ाया हुआ है। तो लिंक में डालूंगा, इस बजट को जरूर पढ़ लेना, एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और इकोनॉमिक सर्वे भी इंपॉर्टेंट है, जो लोग मेंस वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और बजट तो डायरेक्टली सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, यहां पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है, बट जाते जाते मैं आपको बता दूं इस लेक्चर की पीडीएफ और ये 7 मंथ करंट अफेयर्स हमारी एक नई बुकलेट लॉन्च हुई है। आप देखिए जनवरी कंप्लीट हो गया है, तो जुलाई से जनवरी 7 मंथ करंट अफेयर्स देख सकते हो, पूरा टॉपिक वाइज ये बुकलेट हमने बनाई हुई है। ठीक है, जो आपके लिए बहुत है बेनिफिशियल होगी, करीबन 15 पॉइंट्स में 110 पेजेस की बुकलेट मैंने बनाई हुई है। आपको करना क्या है, नीचे जो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है इस पर आप व्हाट्सएप करो, मैं आपको इसकी डिटेल्स दे दूंगा, या तो आप एप्लीकेशन से भी जाकर बाय कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस,
आपको सैंपल दिखाता हूँ, ये 110 पेजेस की बुकलेट के 3 पेजेस के मैं सैंपल दिखा रहा हूँ, हर चीज इसमें अपडेट की गई है। देख सकते हैं आप यहाँ पर मिशन लेक्सी मिशन, मिशन स्कॉट, ठीक है, ये सारी स्पेडेक्स मिशन सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो लेट मत करो, आप तुरंत जाकर इसको बाय करो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो या तो एप्लीकेशन से आप बाय कर सकते हो। साथ साथ में आपको इसकी एमसीक्यू बुकलेट भी मिलेगी, मतलब डिटेल के साथ साथ एमसीक्यू बुकलेट भी मिलेगी। आप ये देख सकते हो, यहाँ पर आपको एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन विद डायग्राम्स भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। करना क्या है, वही या तो व्हाट्सएप करो या तो एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको डाउनलोड करो। वहां पर आपको ये कोर्स देखने को मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स, इसको ज्वाइन कर लो। यहाँ पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, आपको इसकी क्लासेस भी मिल जाएंगी, प्लस आपको याद रखिएगा 40% फ्लैट ऑफ भी मिल जाएगा। याद रखिएगा, महाकुंभ चल रहा है, रिपब्लिक डे भी था, महाकुंभ भी था, तो महाकुंभ का भी ऑफर चल रहा है, वो आप महाकुंभ का ऑफर लगा सकते हैं और इस ऑफर को आप वहां पर पा सकते हैं। तो लेट मत करो, तुरंत जाकर आप कूपन लगाना 40%, और इस कूपन को आप वहां पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये रिपब्लिक डे का ऑफर तो नहीं है, वहां पर आप जाओगे लेकिन 40% फ्लैट ऑफ आपको महाकुंभ ऑफर मिल जाएगा। ठीक है, या तो आप व्हाट्सएप के थ्रू भी हमको मैसेज करके बाय कर सकते हो। जिसको 1 ईयर की चाहिए, 1 ईयर भी अवेलेबल है इसी कोर्स में, याद रखिएगा 1 ईयर भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, आप एक बार कोर्स का कंटेंट तो जाकर चेक करो, एप्लीकेशन में जाना, कोर्स का कंटेंट चेक करना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 1 ईयर का चाहिए वो भी मिल जाएगा, 1 ईयर के एमसीक्यूज चाहिए वो भी अवेलेबल हो जाएंगे, जनवरी से दिसंबर तक के, ये सारी चीजें मिलेंगी। सिर्फ व्हाट्सएप करना है या तो एप्लीकेशन से आपको बाय करना है। ओके, याद रखिए, जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्री और मेंस की, उनके लिए भी हमारे कोर्सेज हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल हैं। एक बार जाकर आप एप्लीकेशन जरूर विजिट करें। ओके, एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये कोर्स आपके लिए पूरा प्री मेन सब कुछ हमने यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड कर रखा है, तो एक बार आप जरूर विजिट करें। ओके, यहाँ पर मेरा लेक्चर होता है कंप्लीट। आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा था, बट देखो सारी चीजें अगर एक लेक्चर में कवर करेंगे और आप चाहते हो सर कोई भी चीज इससे बाहर ना आए, तो टाइम तो लगेगा। ठीक है, बट अब बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं सर आप जिस तरह करंट अफेयर्स पढ़ाते हो, इस तरह आप हमको पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, साइंस, एनवायरमेंट, ये सब भी पढ़ा सकते हो। बिल्कुल पढ़ा सकता हूँ। ये जनरल स्टडीज का कोर्स मेरा अवेलेबल है ऑलरेडी, जो मेरे एप्लीकेशन में आपको देवाशीष क्लासेस में मिल जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करो, 40% फ्लैट कूपन ऑफ लगाओ और इस कोर्स को आप बाय कर सकते हो। ठीक है, तो ये कोर्स आपको मेरे एप्लीकेशन में अवेलेबल होगा। ओके, अब यहाँ पर मुझे बनाने में देखो कितनी मेहनत लगी, मैंने नॉन स्टॉप पढ़ाया, आपने देखा होगा। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो इस बात पर, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करें। फर्स्ट टाइम आए हो चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, इसमें आपको हमारे फर्दर नोटिफिकेशन की डिटेल्स मिलती रहे। ओके, कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहां पर कमेंट भी कर सकते हो, हम आपके कमेंट्स का भी इंतजार करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मुझे चलना होगा। मेरा लेक्चर जो था जनवरी मंथ का मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। ऐसे हम आगे के मंथ्स भी पढ़ाते हैं, और इस लेक्चर की भी पीडीएफ जो आप सोचोगे जनवरी की, वो भी आपको मिल जाएगी हमारे व्हाट्सएप पे। आप मैसेज करिए, कुछ चार्जेस होते हैं वो एक बार पे करिए, और लाइफ टाइम आप इसके बेनिफिट उठा सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर मैं चलता हूँ। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।